चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राम जी, जय श्री राम, राम राम जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या हाल चाल है? आज हमारा फाइनली बुलेट रिवीजन का लास्ट पार्ट आने आ रहा है जी। जो भी बचे हुए चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे और फाइनली कल जो हमने इनकम टैक्स अपना कंप्लीट किया उसकी आज हमें रिवीजन करनी है, जो भी हमारे चैप्टर बैलेंस बचे हैं। एक बार फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन कर लो और मेरे को बताओ क्या मेरी आवाज सही आ रही है? दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या हाल चाल है? आकृति, पूजा, अनामिका, दो पूजा, ओ माय गॉड, हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। दीक्षिता, सरस्वती माता, जितेश, शशांकर, आदित्य, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जब भी तुम मेरी क्लास देखो उसके अकॉर्डिंग तुम अपना अपना चीजें चुरा लो यहाँ से, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार मेरे को ये बताओ आज हमें चैप्टर कौन कौन सा रिवाइज करना है जी। एक तो मेरे ख्याल से डिडक्शन का चैप्टर हमारा बैलेंस बचा है, डिडक्शन की हमें फटाफट से रिवीजन करनी है। फिर रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, वो हमें एक बार फटाफट से रिवाइज करना है, रिटर्न ऑफ इनकम। फिर आपका एक चैप्टर हमारा है एएमटी वाला, उसकी भी रिवीजन एक बार फटाफट से कर लेंगे। और फिर आपका टॉपिक निकल के आ रहा है कौन सा, टीडीएस और टीसीएस वाला, एक बार फटाफट से उसकी भी रिवीजन कर लेंगे। फिर एक टॉपिक निकल के आ रहा है एडवांस टैक्स वाला, एक बार फटाफट से उसकी भी रिवीजन कर लेंगे। फिर एक एग्रीकल्चर इनकम है, उसको भी फटाफट से एक बार रिकॉल करेंगे। तो ये भी छोटे मोटे टॉपिक हैं, टारगेट लेके चलते हैं कि 1.5 से लेके 2 घंटे में ना हम ये सारे चैप्टर एक बार फटाफट से गो थ्रू करने हैं, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ा था एक बार मेन बात रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब भी हम इस रिवीजन क्लास को दोबारा से उठाएं थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी आए कि हाँ हमने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। चलो आओ जी, एक बार फटाफट से आप अपनी रिवीजन अपनी स्टार्ट कर देते हैं जी, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारे पास कम है। अच्छा सुनना ध्यान से, अब एक तो मैंने कहा था कल तो आपके रेगुलर बैच की छुट्टी है, ठीक है जी, कल आपकी रेगुलर बैच की छुट्टी है। फिर परसों से हम रेगुलर बैच में अपना जीएसटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना परसों से हमारी क्लास अब जीएसटी की होगी। कल आपको रेस्ट लेना है क्योंकि आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स में थोड़ा सा काफ़ी मतलब आई थिंक 74 लेक्चर हमारे इनकम टैक्स के हो गए थे, तो 74 लेक्चर में अपने पूरा घुस लिया उसके अंदर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मेरे को लगता है एक दिन थोड़ा सा जिसका बैकअप बुकअप है वो एक बार कंप्लीट कर ले। फिर परसों वाली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी, सेम टाइम इसी टाइम पर हम मिलेंगे, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है जी। चलो अब एक बार फटाफट से आ रहा हूँ जी, अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। एक बार सारे बच्चे अब यहाँ पे चेक करना स्टार्ट कर दो। ये नोट्स आपके सामने, ठीक है, ये नोट्स आपके सामने हैं, आपने भी बनाए हुए होंगे। इस नोट्स में से एक बार फटाफट से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहला चैप्टर जो मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ जी, चैप्टर नंबर 1 जो रिवीजन का है वो आपका है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अब अगर मैं डिडक्शन की बात करता हूँ जी, अब अगर बात करता हूं मैं डिडक्शन की, तो डिडक्शन जो था याद करो उसके अंदर मैंने कहा था कि डिडक्शन जो होती है चैप्टर नंबर 6 में कवर होती है। चैप्टर नंबर 6 में जो आपकी डिडक्शन कवर होगी चैप्टर नंबर 6A में, वो 80C से लेकर 80U तक के जो भी सेक्शंस होंगे ना वो सारे के सारे किसके होंगे, डिडक्शन के होंगे। अब एक पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे कहा था कि डिडक्शन आपको हर इनकम में से माइनस करनी है। याद करो जब भी हमें टोटल इनकम निकालनी होती है तो कैसे निकालते हो, ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करते हो, आपकी टोटल इनकम निकल के आती है। अब अगर ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करके टोटल इनकम निकल के आती है तो क्या हमें हर इनकम में से डिडक्शन माइनस करनी होती है? गवर्नमेंट कहती है नहीं। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है डिडक्शन आपको हर इनकम में से माइनस करनी है, बट आपकी 4 इनकम ऐसी होंगी जिसमें से कभी भी हम डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे। कौन कौन सी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
112 कैपिटल ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और कैजुअल इनकम मतलब बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी वाली इनकम जो होती है इसमें से हम डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे। अब इनको इस इनकम को साइड हटा के बाकी जो इनकम बचेंगी उसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे। पहला पॉइंट आपका ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फिर मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था। अब याद करो एग्जांपल में देखो क्या था। फॉर एग्जांपल मान लो सैलरी की इनकम आपकी 1.5 लाख दी हुई है, लॉन्ग टर्म गेन आपके यहाँ पे 1 लाख रुपए की है, और ये मान लो कैजुअल इनकम 1 लाख की है, डिडक्शन 80C की 1.5 लाख की है और 80D की 20,000 रुपए की है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, 1.5 लाख की सैलरी वाली इनकम में से माइनस कर सकते हैं। ये 20,000 रुपए की डिडक्शन जो है मेरी वेस्ट होगी, क्योंकि ना तो ये लॉन्ग टर्म गेन 112 में से माइनस होगी, ना कैजुअल इनकम में से होगी, ये मेरी वेस्ट होगी, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ध्यान से चेक करना कि कहीं तुम्हारा ग्रोथ टोटल इनकम में वो इनकम ऐड तो नहीं है जिसमें से डिडक्शन नहीं मिलती। अगर वो इनकम ऐड है, पहले उस इनकम को बाहर निकालो। उस इनकम को बाहर निकालने के बाद फिर आप चेक करो डिडक्शन कितनी माइनस हो सकती है, क्योंकि स्पेशल इनकम जो होती है उसमें से आपको डिडक्शन माइनस नहीं होती है। पहला पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है। बच्चा कह रहा है ठीक है सर। अब अगला पॉइंट फिर ये निकल के आता है कि अगर हमें डिडक्शन माइनस करनी है तो कौन कौन सी हमें डिडक्शन माइनस करनी होंगी। अब 1 बाय 1 सेक्शन याद करते हैं और रिकॉल करते हैं कि हर सेक्शन में क्या लिमिट निकल के आती है। सबसे पहला सेक्शन निकल के आता है सेक्शन नंबर 80C। अब याद करो 80C मैंने कहा था एक तो इंडिविजुअल को मिलेगा और एक एचएफ को मिलेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। अब 80C में क्या आता है, अगर किसी ने LIC करवाई है, पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन है, आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन है, एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन है, अगर आपकी एफडी 5 साल उससे ज्यादा की है, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया 5 साल उससे ऊपर का, अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपने पैसा जमा करवाया है, अगर आपने सुकन्या समृद्धि के अंदर पैसा जमा करवाया है, या अगर आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है टायर 2 वाला, याद है टायर 2 वाला, तो इस केस में गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि 80C सबको मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट तुम अवेल कर लोगे। और 80C में एक दो पॉइंट और भी आते हैं। याद करो हाउसिंग लोन की अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो तो 80C में क्लेम कर सकते हो। अगर आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हो 2 बच्चों की, अगर एजुकेशन उसकी इंडिया में है और होल टाइम एजुकेशन है, ये CS हो गया, CA हो गया, CMA हो गया, इनकी ट्यूशन फीस की डिडक्शन 80C में नहीं मिलती, क्योंकि ये होल टाइम एजुकेशन नहीं है, ये प्राइवेट है। ठीक है जी, ये प्राइवेट एजुकेशन है, इसके कोई रेगुलर कॉलेज नहीं होते, तो इसलिए वो 80C में कवर नहीं होता। बस ये पर ध्यान दो। अब एक स्पेशल पॉइंट बस यहाँ पे एक और समझना है हमें कि LIC वाले केस में ना लिमिट्स भी है। अब LIC वाले केस में लिमिट क्या निकल के आती है, वो डिपेंड करता है कि आपने LIC कराई कब है। याद करो अगर आपने LIC कराई है 1 अप्रैल 2012 से पहले, तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है सम एश्योर्ड जो है उस सम एश्योर्ड का 20% और जो एक्चुअल प्रीमियम होगा इनमें से जो भी लेस होगा वो तुम्हें अलाउड कर देंगे 80C में। अगर तुम्हारी LIC तुमने करवाई है 1/4/12 या उसके बाद 31 मार्च 13 से पहले, तो सम एश्योर्ड का 10% हम अलाउड कर देंगे हर केस में। फिर अगर तुम्हारी LIC 1/4/13 या उसके बाद की है तो रेट तो आपका 10% ही है, बट हैंडीकैप वाले केस में 15% हम लिमिट अलाउड कर देंगे। यहाँ पे 2 लिमिट है, 10% नॉर्मल और 15% इन केस ऑफ हैंडीकैप। बस ये बात ध्यान दो। बट एक बात और ध्यान देना, इन सबको मिलाकर 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें यहां पे निकल के आती हैं, ये हमारा 80C कवर होते हैं। ठीक है जी, तो वही सारी बातें आपके सामने यहां पे लिखी हैं। बस एक बात ध्यान देना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बात और सुनना, यहां पे मैंने कहा था कि अगर आपने 115 BSc वाला बेनिफिट लिया है तो 80C की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर 115 BSc लिया है तो हमें ये डिडक्शन माइनस नहीं करनी, अगर 115 BSc नहीं ली है तब माइनस करेंगे। ये हमारा 80C निकल के आता है। फिर अगला पॉइंट ये निकल के आता है 80C के बाद 80CCC। याद करो 80CCC में क्या निकल के आता है, 80CCC निकल के आता है कि अगर मान लो LIC का कोई भी पेंशन फंड है, आपके पेंशन फंड वैसे बहुत सारे होते हैं, बट अगर कोई LIC का पेंशन फंड है उसमें आपने कंट्रीब्यूशन किया तो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आप 80CCC में क्लेम कर लोगे। 80CCC बस ये निकल के आता है। और ये बेनिफिट किसको मिलेगा, ओनली इंडिविजुअल को मिलेगा। अगर LIC के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया, मान लो 1 लाख किया, 1 लाख मिलेगा, 1,20,000 किया, 1,20,000 मिलेगा, 2 लाख किया, 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, उसके ऊपर का बेनिफिट 80CCC में आपको नहीं मिलेगा। फिर अगला अगेन अगर 115 BSc लिया होगा तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट निकल के आता है 80CCD। ये थोड़ा सा खतरनाक है। अब 80CCD को बहुत ध्यान सुनना। 80CCD के ना याद करो मैंने 2 बाइफर्केशन करवाए थे, एक तो 80CCD 1 और एक 80CCD 2। फिर 80CCD 1 के 2 बाइफर्केशन थे, एक 80CCD 1 था और एक 80CCD 1B था। पहली बात ये समझो 80CCD किस केस में है, 80CCD जो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं NPS, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, बात एक ही है। इट मींस अगर किसी एम्प्लॉय ने NPS में कंट्रीब्यूशन किया तो गवर्नमेंट कहती है 80CCD 1 में जितनी उसकी सैलरी होगी उसका 10% उसको डिडक्शन मिल जाएगी। यहां पे कोई अलग से 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं लिखी हुई। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो मैं एम्प्लॉय नहीं हूं,
अगर मैं एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो अगर तुम एम्प्लॉय नहीं हो, अगर तुम एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो तुम्हारी जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम है, जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है, उसका 20% तक 80CCC तुम क्लेम कर सकते हो। ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, जैसे मान लो एम्प्लॉय हूं, मैंने कंट्रीब्यूशन किया तो मेरी सैलरी का 10% मुझे अलाउड है। मैं कहा हाँ सर, अगर मान लो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस में तो क्या होगा? तो जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया पहले वो तुम्हारी सैलरी में जुड़ेगा, फिर 80CCD2 में तुम उसका बेनिफिट क्लेम कर लोगे। कितना बेनिफिट? जो तुम्हारी सैलरी है उसका 10%, और अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अपनी सैलरी का 14% तक का बेनिफिट तुम क्लेम कर लोगे। किसका? एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन का। मतलब एम्प्लॉय वाले का तो हमेशा कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। एम्प्लॉयर वाले का मिलेगा 10, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा तो 14% ऑफ सैलरी तक का तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। और दोबारा बोल दूं, यहां पे कोई भी 1.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब एक बच्चा कहता है सर जैसे मान लो मैंने कंट्रीब्यूशन किया एनपीएस में, अब मान लो मेरे को ना पूरा अलाउड हो नहीं पा रहा, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? याद करो 80CCD1B में आपकी 50,000 रुपए की एडिशनल लिमिट जो है वो और निकल के आती है, तो 50,000 तक तुम 80CCD1B में क्लेम कर सकते हो। अब इसके बाद ना एक पॉइंट हमने और किया था 80CCE, वो क्या बोलता है? 80C प्लस में 80CCC प्लस में 80CCD1, इन तीनों को मिलाकर जो लिमिट होगी ना वो 1.5 लाख रुपए की होगी। इसके ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अगर 80C, CCC, CCD1 इन तीनों को मिलाकर लिमिट 1.5 लाख रुपए की है, मतलब 80CCD1B जो है वो 1.5 लाख की लिमिट से बाहर है, उसकी 50,000 रुपए की लिमिट अलग है, तो टोटल 2 लाख रुपए की लिमिट हो गई। और 80CCD2 तो पिक्चर में ही नहीं आता, मतलब उसमें कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है, उसमें जो भी तुम्हारी सैलरी होगी उसका 10% तक तुम बेनिफिट क्लेम कर लोगे 80CCD2 के अंदर। उसमें कोई लिमिट 1.5 लाख रुपए की नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात यहां पे और सुनना, अगर आपने 115 बीएससी लिया, हेलो भाई साहब ओए, अगर आपने 115 बीएससी लिया तो आपको 80CCC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 80CCD1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 80CCD1B का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट 80CCD2 जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन है वो तुम्हें मिल जाएगी। तो 115 बीएससी लेने के बाद 80CCD2 का बेनिफिट मिल जाता है, बाकी किसी का बेनिफिट नहीं मिलता। बस ये पर ध्यान दो, ये पॉइंट हमने यहां पे कंप्लीट किया था। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है जी? ठीक है जी, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा हुआ है कि भैया सैलरी एम्प्लॉय में 10% ऑफ सैलरी है, अदर केस में 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम है, और एडिशनल जो है 50,000 पे 80CCD1B में है। अगर 115 बीएससी लोगे तो नहीं मिलेगा। फिर अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल वाले केस में सैलरी का 10%, अगर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है तो सैलरी का 14%, और 115 बीएससी वाले केस में ये अवेलेबल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 80CCD2 निकल के आ रहा है। इसके क्वेश्चन हमने रेगुलर बैच में कंप्लीट कर लिए थे कि एग्जाम में किस तरह से बन सकते हैं। अब वो क्वेश्चन एक बार आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आ रहा है 80CCE। अब 80CCE तो वही है, 80C प्लस में CCC प्लस में CCD1, इन तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। हमारा 80CCE निकल के आ रहा है। फिर अगला आ रहा है 80CCH। अब 80CCH जो है, जो आपकी अग्निवीर स्कीम आई है, नहीं जी, जो आपकी अग्निवीर स्कीम आई है। अब अग्निवीर आपने सुना होगा, मैंने कहा था न्यूज के अंदर बहुत खबर आई थी। तो अगर आप उस अग्निवीर फंड में, प्रैक्टिकली ये इतनी रेलिवेंट अभी नहीं है, ठीक है, बट मे बी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाए। तो अगर अगर अग्निवीर फंड में आपने पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया है तो 80CCH में आप डिडक्शन क्लेम करोगे। कितना? जितनी भी आप पेमेंट वहां पे करोगे उतने की आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। हाँ, अगर आपने 115 बीएससी लिया तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, 80CCH ये बात कहना चाह रहा है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट निकल के आ रहा है 80D। अब 80D मोस्ट इंपोर्टेंट है। 80D किस केस में आ रही? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाले केस में। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर तूने अपना, अपनी वाइफ का या अपने बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, जितना भी तू प्रीमियम पे करेगा, या तो वो या 25,000 पे विच एवरेज लेस, उतने का बेनिफिट मिलेगा। पर अगर तुम सीनियर सिटीजन हो तो लिमिट तुम्हारी 50,000 रुपए की हो जाएगी। ये तुम्हारी लिमिट है, तुम्हारी का मतलब तुम तीनों को मिलाकर। अगर तूने अपने पेरेंट्स का करवाया, पेरेंट्स के अंदर कौन आ गया? मम्मी और पापा। तो अगर उनका भी तूने कराया है तो 25,000 तक का उनका बेनिफिट भी अवेल कर लेगा। बट अगर वो सीनियर सिटीजन होंगे तो 50,000 रुपए का उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो मतलब 50-13 हो सकता है, 50 तेरे पेरेंट्स का, 1 लाख रुपए तक तू 80D क्लेम कर सकता है। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कहता है सर आपने एक पॉइंट और भी तो बताया था। मैं कहा कौन सा पॉइंट? सर आपने ये बताया था ना कि मान लो कोई सीनियर सिटीजन है, अब उसका कई बार इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस करते नहीं है, उस पर फिर मेडिकल खर्चा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि अगर तुम सीनियर सिटीजन हो और तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हुआ और तुम मेडिकल खर्चा कर रहे हो तो 50,000 तक का बेनिफिट तुम 80D में क्लेम कर सकते हो। ये बात ध्यान दो। बट मिलेगा टोटल 1 लाख ही। 1 लाख कैसे मिलेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, 50,000 तो वही मिलेगा, और अगर किसी का इंश्योरेंस नहीं है 50,000 उसका मिलेगा। क्योंकि अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल खर्चे का 50,000 मिल रहा है, अगर इंश्योरेंस है तो फिर नॉर्मल केस में 50,000 मिलेगा। मिलना टोटल मिला के 1 लाख ही है, उसके ऊपर का बेनिफिट 80D में नहीं मिलना।
फिर एक पॉइंट और निकल के आता है कि अगर किसी ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, मान लो आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया, पूरी बॉडी का टेस्ट करवाया, तो जो भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसकी 5000 की डिडक्शन आपको मिल सकती है। बट ये 5000 की लिमिट इन एडिशन टू 25,000 और 50,000 नहीं है, वो इसमें इनकॉर्पोरेट है। बट एक बात और ध्यान देना, ये 5,000 रुपए की लिमिट आपके और आपके पेरेंट्स की अलग अलग नहीं है, कंबाइन है। जैसे वो लिमिट अलग अलग है, ये कंबाइन है, मतलब दोनों को मिलाकर 5000 तक का बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी बातें हमने 80D में कंप्लीट की थी। क्या आपको समझ में आती है? अब एक बार यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो वही बातें लिखी है। अगर आपने इंडिविजुअल हो, सेल्फ हो, स्पाउस हो, डिपेंडेंट तो 25,000 पे, अगर सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 पे। फिर आपके पेरेंट्स की बात करूंगा, पेरेंट्स वाले केस में 25 और 50 की अलग लिमिट है, और फिर अगले वाले केस में मेडिकल खर्चे की 50,000 रुपए की अलग लिमिट निकल के आ रही है। अगेन अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो 5,000 रुपए की अलग से लिमिट यहाँ पे निकल के आती है। बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में हो सकता है, बाकी इंश्योरेंस की पेमेंट जो करनी पड़ेगी अदर देन कैश में करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो कैश में करोगे तो 80D में अलाउड नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट तुम कैश में कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने 80D में कंप्लीट किया था। अगला पॉइंट फिर निकल कर 80DD। याद करो 80DD में क्या आता है? 80DD में ये आता है कि अगर कोई डिपेंडेंट हैंडीकैप है, अब डिपेंडेंट हैंडीकैप पे अगर कोई खर्चा करेगा, जैसे मान लो कोई किसी को मान लो फॉर एग्जांपल पैरालिसिस है या कोई बीमारी है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, और उसकी हैंडीकैप इतना ज्यादा है कि वो 90% हैंडीकैप है, बट वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। अब कोई अगर उस पर खर्चा करेगा तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे, और कमाल की बात, यहां तुमने खर्चा कितना क्या मैटर वो करता ही नहीं है, तुम्हें फिक्स बेनिफिट मिलेगा। फिक्स बेनिफिट का मतलब क्या है कि 75,000 तक की तुम डिडक्शन क्लेम कर लोगे। 75,000 तक नहीं, सॉरी 75,000 की तुम डिडक्शन क्लेम कर लोगे 80DD के अंदर। और अगर उसका हैंडीकैप पोर्शन 80% या उससे ज्यादा है तो 125 का बेनिफिट क्लेम करोगे। ये फिक्स है, मैं दोबारा बोलूंगा ये फिक्स है, दोबारा बोलूंगा ये फिक्स है। इसमें एक्चुअल खर्चा कितना किया वो चेक ही नहीं करना। एक बात और बताओ, इसमें एक पॉइंट और निकल के आता है कि अगर आपने खर्चा नहीं किया, आपने LIC फंड के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया, तो भी गवर्नमेंट कह रही है 80DD का बेनिफिट तुम ले सकते हो, या खर्चा करो या LIC फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर दो, बात 80DD में सेम ही है। लिमिट फिक्स है 75 और 125, बस ये पर ध्यान देना, ये आपकी 80DD में निकल के आ रही है। अगेन अगर 115 BSc लोगे तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर अगला पॉइंट निकल के आ रहा है आपका 80DDB। अब 80DDB में क्या निकल के आता है? 80DDB कहता है अगर मान लो किसी को बीमारी है, एड्स है, टीवी है, कैंसर है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसकी बीमारी पर कोई खर्चा करना है। अगर उसकी बीमारी पर कोई भी खर्चा करना है तो अगर वो जिसकी बीमारी पर खर्चा हो रहा है, अगर वो नॉर्मल पर्सन है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, तो जो तुम खर्चा करोगे वो या 40,000 विच एवरेज लेस उतने का बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर वो सीनियर सिटीजन है तो जो तुम खर्चा करोगे वो और 1 लाख विच एवरेज लेस उतने का बेनिफिट मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। और जो बेनिफिट मिलेगा अगर इंश्योरेंस कंपनी से या एम्प्लॉयर से कुछ पैसा मिल चुका है उसको फिर माइनस कर देंगे। रीजन उतने की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, रीजन क्योंकि वो पैसा आपको रिकवर हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने लिमिट क्या फिक्स कर दी? 40,000 पे, और 1 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। वो डिपेंड करता है कि इलाज किसका हो रहा है। अगर नॉर्मल है तो 40, अगर सीनियर सिटीजन होगा तो 1 लाख रुपए की लिमिट आएगी 80DDB के अंदर। और दोबारा बोल दूं, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर, ये लिमिट फिक्स नहीं है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, मेरी फैमिली का हर बच्चा एक बात ध्यान दे, लिमिट फिक्स 2 ही सेक्शन में है, एक तो 80DD में है और एक 80U में है, 75 और 125 की। बाकी किसी भी सेक्शन में लिमिट फिक्स नहीं है। हर सेक्शन में क्या है? एक्चुअल और ये लिमिट विच एवरेज लेस, मतलब जो भी लिमिट हर सेक्शन में दी है वो मैक्सिमम लिमिट दी है, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी। अगला पॉइंट आओ जी, अगला पॉइंट आता है 80E। 80E में क्या लिखा होता है कि अगर मान लो किसी बच्चे ने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, अब अगर मान लो आप हायर एजुकेशन फॉर एग्जांपल MBA, BTech, MTech, MCA, BSc, MSc, ये सारी की सारी हायर एजुकेशन है जो जिनके रेगुलर कॉलेज है, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने उसके लिए लोन लिया, उस लोन की रीपेमेंट करोगे 80E नहीं मिलेगा, उस लोन के इंटरेस्ट की रीपेमेंट करोगे 80E मिल जाएगा, प्रोवाइडेड वो एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए और वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ होनी चाहिए। अब कितने साल तक मिलेगा? 8 साल तक जितना मर्जी इंटरेस्ट पे करो, सारा बेनिफिट 80E में क्लेम कर लोगे, कोई लिमिट यहां पे नहीं है। बट अगर इंटरेस्ट 8 साल से पहले ही खत्म हो गया फिर वहीं तक मिलेगा। अगर 8 साल से ऊपर है तो 8 साल तक 100% इंटरेस्ट तुम 80E में क्लेम कर लोगे। मैं दोबारा बोलूंगा, लोन की रीपेमेंट की बात नहीं हो रही, इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने यहां पे कंप्लीट भी किया था। उसके बाद फिर अगला पॉइंट निकल के आ रहा है 80EE। याद करो 80EE में क्या निकल के आ रहा है? 80EE में निकल के आ रहा है कि अगर किसी पर्सन ने हाउसिंग लोन लिया था, याद है हाउसिंग लोन, अगर हाउसिंग लोन लिया था और आपका लोन सैंक्शन हुआ था प्रीवियस ईयर 16-17 में, आपका लोन 35 लाख रुपए तक का है और घर की वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए तक की है, तो जो भी इंटरेस्ट तुम पे करोगे 50,000 तक की डिडक्शन तुम 80EE में क्लेम कर लोगे इन एडिशन टू 24B।
जो 24B में आपने पढ़ा 30,000 2 लाख वो तो अलग है, उसको छोड़कर 50,000 तक का बेनिफिट अवेल कर लोगे अगर ये 3 कंडीशन तुम सेटिस्फाइड करते हो। और हाँ, एक कंडीशन और भी है कि जो भी तुम घर लेने जा रहे हो, जो तुमने लोन पे घर लिया है, उसके अलावा कोई दूसरा घर तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तब ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो 80AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर अगला पॉइंट निकल के आता है 80EA। अब 80EA में क्या निकल के आता है कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है, अब इसमें भी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपने हाउसिंग लोन जो भी लिया है वो लोन सैंक्शन हुआ हो 1 अप्रैल 29 या उसके बाद और 31 मार्च 2022 से पहले। दूसरी कंडीशन, जो भी आपने घर लिया है उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक हो। तीसरी कंडीशन, इस घर के अलावा कोई और घर नहीं होना चाहिए। यहां पे चेक करो, लोन की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, यहां पे लोन की वैल्यू नहीं डिफाइन की हुई कि लोन आपने यहां तक लेना है, बट घर की वैल्यू डिफाइन है कि घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। और एक कंडीशन और भी है, कंडीशन और क्या है कि तुम 80EE में, मतलब इससे ऊपर वाले सेक्शन में तुम एलिजिबल नहीं हो, तब तुम्हें 80EA मिलेगा। कितना मिलेगा? एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000 विच एवर इज लेस, मतलब 1,50,000 रुपए तक का बेनिफिट तुम 80EE में अवेल कर लोगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है 80EA के अंदर। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? 80EB। 80EB में क्या निकल के आ रहा है? अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपने लिया है, मान लो फॉर एग्जांपल ई व्हीकल अगर आपने लिया है, फॉर एग्जांपल मान लो टाटा की नेक्सॉन गाड़ी ली। अब अगर टाटा की नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने गाड़ी ली है और आपने उसके लिए मार्केट से लोन लिया, उस लोन पर तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला जो भी ईवी पर लोन लिया होगा उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट पे करोगे 80EEB के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट अवेल कर लेगा। 80EB ये निकल के आ रहा है। बस आपने लोन जो लिया हो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में लिया हो, तभी तुम्हें बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख तक का, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80EB बात कहते हैं। अगला फिर आ रहा है 80G। अब 80G को हमने बहुत डिटेल के अंदर मैंने कहा था आपको, मैंने क्लास दी थी, याद करो 28 घंटे वाली कह रहा हूं, 28 मिनट वाली, उसमें आपने 80G चेक किया होगा। 80G के अंदर कुछ केस में 100% है, जहां पे नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर फंड की बात आती है, रिलीफ फंड की बात आती है, वहां पर 80G 100% है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। फिर जहां पे गांधी फैमिली होती है नॉर्मली वहां पर 50% है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। फिर अगले वाले केस में अगर आपको याद आ रहा हो जी, आपके जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, फैमिली प्लानिंग वाली अथॉरिटीज जो होती है, वहां पर आपकी कितनी है? वहां पे 100% है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। फिर अगर मैं चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करूंगा, रिलीजियस ट्रस्ट की बात करूंगा, वहां पर 50% है विद क्वालिफाइंग लिमिट। अब ये विद क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या है? तो एक लिमिट होती है 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, उस लिमिट के बेस पर आपको डिडक्शन मिलती है। वो सारी की सारी बातें उस 28 मिनट वाली क्लास में मैंने बहुत डिटेल में समझी थी। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो मेरी, क्या बात समझ में आ रही है? तो वो हमने 80G में क्लेम यहां पे किया था। देखो इस तरह से निकलती है एडजस्टेड टोटल इनकम, इसके बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। नहीं देखी एक बार वो 28 मिनट वाली क्लास दोबारा से देख लेना, क्योंकि 80G मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पक्का पक्का बनता है, तुम उसमें गलती ना करके आओ, इसलिए इसको डिटेल में ही देखना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अगला फिर आता है 80GG। अब 80GG में क्या निकल के आता है? 80GG ये बात कहता है कि भाई साहब अगर आपको किसी एम्प्लॉय को मान लो एचआरए नहीं मिल रहा, अब अगर एचआरए नहीं मिल रहा बट वो किराया पे कर रहा है, अब अगर एचआरए नहीं मिल रहा बट वो किराया पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो 80GG का बेनिफिट वो अवेल कर लेगा। कितना बेनिफिट अवेल कर लेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, जितनी भी उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उसका 25%। दूसरा, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तीसरा, फिर गवर्नमेंट कह रही 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000 रुपए तक का पूरे साल का बेनिफिट वो अवेल कर लेगा। इसके ऊपर का बेनिफिट वो अवेल नहीं कर पाएगा। 80GG ये बात कहना चाहता है। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये 80GG का बेनिफिट यहां पे कहना चाहता है कि अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा या आप एम्प्लॉय नहीं हो बट किराया पे कर रहे हो, उस केस में 80GG 60,000 रुपए तक साल का तुम क्लेम कर सकते हो। ये 80GG की बात है। क्या बातें समझ में आ भी रही हैं बच्चों? अरे भाई साहब आपने बुलेट भगा रखी है, भाई साहब। ओ माय सर, कैसे याद है आपको यार? हमें याद क्यों नहीं होता गावा सर? एक दिन के लिए दिमाग दे दो ना। हाँ मेरे बच्चों, दिमाग देना हो तो मैं तुम्हें दे देता, बट मेरा दिमाग तुमसे कमजोर है। तुम्हें लग रहा है कि मुझे याद है, अब मैं डेली पढ़ता हूं तो मुझे याद है, नहीं तो तुम्हें ज्यादा याद है। तुम्हें मैंने बताया भी था कैसे याद करनी है, ठीक है ना? तो ऐसे ये मत करो कि मेरे को याद है तुम्हें याद क्यों, तुम्हें भी याद हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है? अब फटाफट से बताओ जी अगला पॉइंट निकल के आ रहा है 80GGA। अब 80GGA के अंदर क्या निकल के आ रहा है? 80GGA ये बात कहना चाहता है, याद करो साइंटिफिक रिसर्च वाला। अब साइंटिफिक रिसर्च वाला बेनिफिट किनको मिलता है? बिजनेसमैन वालों को मिलता है। अब अगर बिजनेसमैन कंट्रीब्यूशन करेगा साइंटिफिक रिसर्च केस में, तो सेक्शन नंबर 35 के अंदर वो बेनिफिट क्लेम कर लेगा। बट अगर मान लो कि मेरे फादर बिजनेसमैन नहीं है, अगर मेरे फादर मान लो बिजनेसमैन नहीं है, अब अगर फादर बिजनेसमैन नहीं है, वो साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, उस केस में क्या होगा? तो गवर्नमेंट कहती है 80GGA में अगर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को अगर डोनेशन दी जा रही है तो 100% का बेनिफिट वो अवेल कर लेंगे 80GGA के अंदर।
80GD उसका है। अगला 80GG और 80GG ये किन कह रही है? अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है, अगर कोई इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है तो 100% की डिडक्शन वो अवेल कर लेगी। डोनेशन अदर देन कैश में होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान दो। हाँ, साइंटिफिक रिसर्च वाले डोनेशन 80GG में 2000 तक कैश अलाउड है, 2000 के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अदर देन कैश। बट 80GG और 80GG पॉलिटिकल पार्टी वाले केस में कोई 2000 रुपए की लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग से ही तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान दो। फिर 80GC में क्या आता है? अगर कोई पर्सन इंडियन कंपनी को छोड़ के या लोकल अथॉरिटी को छोड़ के या इंडिविजुअल हो गया, एचएफ हो गया, एओपी हो गया, बीवाई हो गया, ये सब लोग 80GC में कवर हो जाएंगे। जितनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देंगे 100% का बेनिफिट वो अवेल कर लेंगे, बट पेमेंट अदर देन कैश में हो। अगर कैश में होगी तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आ रहा है जी 80JJAA। याद करो 80JAA के अंदर क्या था? इसके अंदर गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई भी एसेसरीज का ऑडिट कंपलसरी है, अगर वो नए एम्प्लॉय भर्ती कर रहा है, अब अगर वो नए एम्प्लॉय भर्ती करेगा, उस नए एम्प्लॉय भर्ती करने की नई एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट आएगी, तो जो भी उसकी न्यू एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट आ रही है उसको 30% तक डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। और कितने साल तक? 3 साल तक ये डिडक्शन मिलेगी। 80JJAA ये बात कहना चाहता है। एक बात और सुनना, अगर तुमने 115 BSc वाला ऑप्शन लिया है तो भी 80JJAA मिल जाएगा। मतलब पूरे यहां पर हमने पढ़ा, पूरे इन सब सेक्शन में 2 ही डिडक्शन ऐसी हैं जो 115 BSc वालों को भी मिल जाती हैं, एक तो 80JJAA और एक निकल जाता है 80CCD2। इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी डिडक्शन 115 BSc वालों को नहीं मिलती, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर अगला पॉइंट निकल गया 80QQB। याद करो 80QQB के अंदर क्या रहा है? 80QQB आता है रॉयल्टी वाला। अब रॉयल्टी वाले केस में क्या होता है कि अगर मान लो बुक का कॉपीराइट है, अब अगर बुक का कॉपीराइट है, उस कॉपीराइट की इनकम मुझे आ रही है, तो मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी? जो एक्चुअल मुझे इनकम आ रही है वो और 3 लाख, विच एवर इज लेस, उधर का बेनिफिट मिलेगा। मतलब 3 लाख तक की डिडक्शन मेरे को मिल जाएगी। बट एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, अगर रॉयल्टी आपको लमसम नहीं मिल रही, उस केस में क्या होगा? जितने भी आप बुक सेल करोगे उस बुक सेल की वैल्यू का 15% तक तुम डिडक्शन अवेल कर लोगे। 80QQB ये बात करता है। आपको मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती? यस या नो? यस। अगला पॉइंट फिर आओ, अगला पॉइंट आ जाओ 80RRB। अब 80RRB के अंदर क्या था? पेटेंट पर रॉयल्टी। अगर तुम्हें पेटेंट पर रॉयल्टी मिलती है तो वही एक्चुअल जितनी रॉयल्टी आ रही है और 3 लाख, विच एवरेज लेस, उतने का बेनिफिट तुम अवेल कर लोगे 80RRB के अंदर। ये पॉइंट आपका निकल के आता है। फिर 2 सेक्शन आपके बचे हैं, एक तो 80TTA और एक 80TTB। अब 80TTA ये बात कहता है अगर आपको इंडिविजुअल हो या एचएफ हो, आप 80TTB में कवर नहीं हो, आपको सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है, तो अगर आपको सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है, जितना आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा वो और 10,000 विच एवरेज लेस, उतने का बेनिफिट मिलेगा 80TTA के अंदर। बट अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, आपको चाहे सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है चाहे एफडी का आ रहा है, 50,000 तक का बेनिफिट तो मेल कर लोगे। 80TTB ये बात कहना चाहता है। तो 80TTA में ओनली बात हो रही है सेविंग स्कीम की बात हो रही है और सीनियर सिटीजन की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। 80TTB में सीनियर सिटीजन हो, रेजिडेंट हो, चाहे तुम्हें सेविंग का इंटरेस्ट हो चाहे एफडी का इंटरेस्ट हो, 50,000 तक का बेनिफिट अवेल कर लोगे 80TTB के अंदर। ये सारी बातें आपकी डिडक्शन में निकल के आती हैं। बोलो। अच्छा, एक पॉइंट और पड़ा है 80U। अब 80U में क्या निकल के आता है? 80U में इंडिपेंडेंट हैंडीकैप। अब अगर आप डिपेंडेंट हैंडीकैप नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, तो वही लिमिट फिक्स है। अगर 80% से कम हैंडीकैप हो तो 75,000। अगर तुम हैंडीकैप 80% या उससे ज्यादा हो तो फिर 1,25,000 रुपए की लिमिट यहां पर फिक्स है। यहां पे एक्चुअल खर्चा आपको चेक नहीं करना। ये हमारा 80U है। और फिर 10AA हम पहले कर चुके हैं। 10AA याद करो SEZ वाला। अगर आपकी यूनिट SEZ में है, वहां से आप एक्सपोर्ट सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट सेल पर जो भी तुम प्रॉफिट कमाओगे पहले 5 साल तक सारे एग्जम्प्ट है, अगले 5 साल तक 50% एग्जम्प्ट है। ये सारी की सारी बातें आती हैं जी। इसी के साथ डिडक्शन हमारा स्वाहा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है जी, तो आप ये लगा लो मुश्किल से मुश्किल हमारे 20 मिनट लगे हैं पूरा चैप्टर रॉकेट की तरह रिवाइज करने में जी। आपसे निवेदन है आप मुझे गाली ना ही काटे तो अच्छा है, क्योंकि मैं गाली सुनने के लिए नहीं बैठा। ठीक है जी, मैंने रिवीजन उन बच्चों के लिए करवाई है जिसने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, अब इसके बाद हमारा खत्म हो जाता है जी 10AA के बाद। अब आता डिडक्शन से नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है ओ माय गॉड एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है जी, अब एग्रीकल्चर इनकम में भी हम अपना रॉकेट छोड़ देंगे सुपर फास्ट तरीके वाला जी। ठीक है जी, आओ जी फटाफट से आ जाओ मेरे बच्चों। मजा आ रहा है यार, यार मजा आ रहा है। देखो उनको तो मजा आ रहा है जिन्होंने पहले पढ़ा है, उनको ना पता क्या लग रहा है जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं और वो स्पीड देखो तेरी और तेरी गाबे तेरी, और रुक जाओ और रुक जाओ और गाबे रुक जाओ तेरी, 80 की 80 रुक जाओ गाबे, क्या कर रहा भाई?
और उनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई गाबा सर कैसे पढ़ाते हैं, भूल के मत पढ़ लियो उनसे भाई, रुकते नहीं, सांस तक नहीं लेते भाई, हमारे नहीं पल्ले पड़ता। तो ये ऐसा मत कहना, नाम खराब मत करना नालायकों, मेरा ध्यान रखना, पहले हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये उस डिटेल के चक्कर में मैं आपको फास्ट करवा रहा हूं, बस ये बात ध्यान दो। सर आप इसरो में मत चले जाना, अच्छा इसरो में चले जाऊं, क्या बात है। चलो वापिस आओ। अब अगले पॉइंट पे आओ जाओ। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात करूंगा जी, अब देखो एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल सिंपल सी है। एग्रीकल्चर इनकम पहली बात, अगर आपने इंडिया में कमाई है, फटाफट से बोलते रहो जी, अगर आपने इनकम इंडिया में कमाई है तो वो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है। और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स क्यों नहीं लगता, आपको मैंने रीजन बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। रीजन, क्योंकि एंट्री नंबर 82 जो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है वो कहता है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने के बाद पार्लियामेंट के पास ही नहीं है। तो फिर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, लिस्ट नंबर 2 एंट्री नंबर 46 स्टेट असेंबली के पास पावर होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि वो इनकम एग्जम्प्ट है, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है उस इनकम पर टैक्स लगाने की। फिर अगला क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है। तो भाई एग्रीकल्चर इनकम का मतलब सिंपल सी बात ये होता है कि जो भी आपकी मतलब जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से पैसा आ रहा है वो तो एग्रीकल्चर इनकम है ही है। अगर आपने कोई जगह रेंट पे दी है और वहां से रेंट आ रहा है और वो जगह यूज हो रही है एग्रीकल्चर पर्पस में, तो वो रेंट भी तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम बन सकता है। फिर तीसरा, जो भी वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने उगाए हैं उसको सेल करके जो इनकम तुम्हारी आएगी वो इनकम भी तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। तो ये सारी की सारी इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम में आती है, और वो इनकम अगर इंडिया में अराइज करोगे वो एग्जम्प्ट होती है, उसकी कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होती। फिर बच्चा कहता है यार गाबा से एक बात बताओ, अब जब इनकम एग्जम्प्ट होती है एग्रीकल्चर, फिर आप हमें चैप्टर क्यों करवा रहे हो, याद करो मैंने कहा था इसके रीजन है। अब रीजन क्या है, कई बार क्या होता है, मान लो जो भी आपने इनकम कमाई उसमें एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर मिक्स होती है। अब अगर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर मिक्स है, फॉर एग्जाम्पल टी, रबर, कॉफी, इसमें एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर है, राइस, शुगर, ये सारी की सारी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर मिक्स है। अब गवर्नमेंट ने कहा जहां पर मिक्स इनकम होती है ना वहां पर बाइफर्केशन कर दो। बाइफर्केशन क्या कर दो, 3 केस ऐसे हैं जहां पर हम तुम्हें बता देंगे इतना एग्रीकल्चर इतना नॉन एग्रीकल्चर। 3 केस ऐसे हैं जहां में गवर्नमेंट ही एक्सप्लेन कर देगी ये एग्रीकल्चर है ये नॉन एग्रीकल्चर है। उन 3 को छोड़ के बाकी गवर्नमेंट कहती है तुम इनकम निकाल सकते हो नॉन एग्रीकल्चर, उस पर टैक्सेबिलिटी कर दो। अब पहले बताओ वो 3 केस कौन कौन से हैं, सारे बच्चे बोलो वो 3 केस कौन कौन से हैं। पहला आ गया टी, फिर आ गया रबर, फिर आ गया कॉफी। अब टी वाले केस में 60% एग्रीकल्चर है, 40% नॉन एग्रीकल्चर है। रबर वाले केस में 65% एग्रीकल्चर है और 35% नॉन एग्रीकल्चर है। कॉफी वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर फ्लेवर मिक्स है या फ्लेवर मिक्स नहीं है, मतलब मान लो सिर्फ क्योर्ड है और क्योर्ड के बाद कॉफी बेच दी तो 65 और 35। अगर क्योर, रोस्टेड, ग्राउंडेड और फिर फ्लेवर मिक्स कर दिया तो फिर 60 और 40 की रेशो बन जाती है। नहीं 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 नहीं, कॉफी वाले केस में अगर क्योर के बाद बेची है तो 75 और 25 की रेशो है नालायको। हाँ हाँ बोल रहे हो या मेरे को सही कराओ, हाँ वहां पे 75-25 है। बट अगर आपने क्योर किया, मैंने आपने रोस्ट किया, ग्राउंड किया, फ्लेवर मिक्स कर दिया तो कॉफी वाले केस में 60 और 40 की रेशो बन जाती है। ये रेशो फिक्स है। बट जहां पे रेशो फिक्स नहीं है तो जहां पे रेशो फिक्स नहीं है तो फिर गवर्नमेंट कहती है जितने भी आपका नॉन एग्रीकल्चर है उसको जो आपने बेचा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो भी है जितने का भी बेचा उसमें से माइनस कर दो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कर दो, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हैं वो माइनस कर दो। बैलेंस जो बचेगा वो तुम्हारी बिजनेस की इनकम निकल कर आएगी, उस बिजनेस की इनकम पे लगा दोगे टैक्स। ये पॉइंट आपका निकल के आता है। आपके एग्जाम में मैंने कहा था कि मेजरली क्वेश्चन जो बनेगा वो टी, रबर या कॉफी में से बनेगा, तो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस है, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि सर एक पॉइंट आपने और कहा था जो वहां हमने देखा था कई सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे हुए थे, वो कौन सा मेथड था, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। अब सारे बच्चे बोल दो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड कौन सा होता है। पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड का मतलब ये होता है कि भाई साहब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं वैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, बोलो मेरे बच्चे वैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, बट गवर्नमेंट के पास एक मेथड है इनडायरेक्ट वे में टैक्स लगाने का, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। अब स्टेप नंबर 1 क्या निकल के आता है, स्टेप नंबर 1 ये निकल के आता है, पहली बात अगर पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगाना है 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। पहली कंडीशन तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम जो है मतलब नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है 5000 से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा
नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। दोबारा बोलूंगा, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर हो, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो। अगर ये दोनों इनकम एक साथ में दी हैं और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तब टैक्स लगाने का तरीका लगेगा पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, नहीं तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये मेथड किस केस में लगेगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, एजेपी, इस केस में लगेगा। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, इस केस में मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जहां पर ये मेथड एप्लीकेबल होगा तो वहां पे स्टेप कौन से होंगे? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या था? नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नेट एग्रीकल्चर इनकम, इनको जोड़ के जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स लगा दो। स्टेप नंबर 2 में क्या था? नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में एग्जम्पशन लिमिट, इन दोनों को जोड़ के जो इनकम आ रही है उस पर लगा दो टैक्स। फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 का टैक्स माइनस में स्टेप नंबर 2 का टैक्स, जो भी बैलेंस टैक्स आएगा उसमें 4% सेस जोड़ दोगे और आपका फाइनल टैक्स निकल के आएगा। और अगर कोई रिबेट विबेट माइनस करनी है या सरचार्ज आपने ऐड करना है, वो सेस ऐड करने से पहले कर देना, फिर लास्ट में सेस ऐड करना है। ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पे निकल के आती हैं। अब देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जी, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो जी, एग्रीगेशन इंडिविजुअल वाले केस में तो करेंगे और इस वाले केस में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो स्टेप नंबर 1 तो वही है, नॉन एग्रीकल्चर प्लस में नेट एग्रीकल्चर, उस पर टैक्स निकाल दो। फिर नेट एग्रीकल्चर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इस पर टैक्स निकाल दो। फिर 1 माइनस में 2, फिर अगर कोई सरचार्ज और रिबेट है वो कर दो, नहीं तो 4% सेस जोड़ के फाइनल आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर आपका टी रबर कॉफी वाला केस यहाँ पे निकल गया। देखो यहाँ पे टी रबर कॉफी, अब यहाँ पे रबर की बात करूंगा 65-35, कॉफी की बात करूंगा ग्रोन एंड क्योर्ड 75-35, फिर ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड 60 और 40, और टी वाले केस में 60 और 40 की रेशो आपकी निकल के यहाँ पे आ जाती है। अब मेरे को बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो तो मेरे को बता दो। ठीक है जी। तो ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। अब आगे मैं बढ़ जाऊं या नहीं बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं या ना बढ़ जाऊं? तो इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर इनकम वाला पॉइंट यहां पे खत्म हो जाता है। तो एग्रीकल्चर इनकम स्वाहा। फिर अगला पॉइंट निकल के आता है, वो हमारा है एएमटी। आओ जी एक बार दोबारा से एएमटी रिवाइज करते हैं। मेरे को बताओ एएमटी की फुल फॉर्म क्या निकल के आती है? एएमटी की फुल फॉर्म निकल के आती है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये किस पर लगेगा? ये कंपनी को छोड़ के नॉर्मली सभी एसएससी पर लगेगा, बट इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, एजेपी, इन पे तब लगेगा अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर है। क्योंकि इन केस में अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है तो गवर्नमेंट कहती है एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इनको छोड़ के पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, उनको स्टार्टिंग से ही एएमटी एप्लीकेबल होगा, उसमें कोई 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। बट एक बात और ध्यान सुना, अगर आपने 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया है या किसी सोसाइटी ने 115 बीएडी वाला ऑप्शन लिया है, तो एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये उन पर लगेंगे जिन्होंने वो स्पेशल स्कीम वाला ऑप्शन नहीं लिया, तब एएमटी लगेगा, नहीं तो एएमटी नहीं लगेगा। अब एएमटी का रेट क्या है? एएमटी का रेट है आपका 18.5%। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस केस के अंदर 15% है, और अगर कोई आपका एसएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेट करता है तो रेट 9% है। ये बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। अगला, फिर रेट एप्लीकेबल किसके होंगे? एडजस्टेड टोटल इनकम, जो भी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उस पर रेट एप्लीकेबल करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते कैसे हैं उसको भी रिकॉल करेंगे अभी 2 मिनट के बाद। अगला, सरचार्ज क्या एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। वो डिपेंड करता है केस टू केस में, वही 50 लाख से ऊपर, फिर 1 करोड़ से ऊपर, फिर 2 करोड़ से ऊपर, फिर 5 करोड़ से ऊपर, वो डिपेंड करता है जो भी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उसके बेस पे सरचार्ज भी एप्लीकेबल यहां पे हो जाएगा। आगे फिर हमें गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है जी? गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना है नॉर्मल टैक्स और जो आपका एएमटी निकल के आएगा, इनमें से जो हायर बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। अगर नॉर्मल ज्यादा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एएमटी ज्यादा है फिर आवाज आएगी, उई 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 आवाज आती है ना, तो गवर्नमेंट कहती है भाई अगर ऐसी आवाज आ रही है ये कब आएगी? अगर एएमटी ज्यादा है। अब अगर एएमटी ज्यादा है तो आवाज आएगी तो हार्डशिप होगी तो हमसे फिर एएमटी क्रेडिट ले ले, और जो तेरा क्रेडिट बचेगा उसको तो यूज कर लियो। कब यूज करेगा? जिस ईयर में नॉर्मल ज्यादा होगा तो यूज कर लियो, बट एएमटी तक ही यूज कर पाएगा, उसके ऊपर तो यूज नहीं कर पाएगा। और अगर पूरा यूज नहीं हो रहा तो 15 साल के लिए एएमटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर ले। ये बातें आपके यहां पे निकल के आती हैं। अब मुद्दा निकल क्या रहा है? एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने का तरीका क्या है? जो आपकी नॉर्मल इनकम होती है, नॉर्मल इनकम एज पर इनकम टैक्स, उसमें क्या जोड़ दोगे? एक तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हेडिंग सी वाली। अब हेडिंग सी में नॉर्मली वैसे आती हैं आपकी 80 आईए, आईबी, आईसी, वो काफी लंबी चौड़ी सीरीज है, बट हमारे एग्जाम पर्पज के लिए एक तो 80 आरआरबी हो गया जी, एक आपका 80 आरआरबी निकल के आ रहा है हेडिंग सी में, और एक 80 क्यूक्यू भी निकल के आ रहा है। तो 80 क्यूक्यू भी
और 80 आरआरबी, ये तुम्हें डिडक्शन जो है यहाँ पे ऐड करनी है, बट 80 पी अगर दिया हुआ है तो वो ऐड नहीं करना। फिर डिडक्शन 10 डबल ए सेक्शन की जो डिडक्शन होंगी वो ऐड होंगी। फिर 35 एडी में जो आपने डिडक्शन क्लेम किए हैं वो भी ऐड होंगी, बट माइनस में कर दोगे सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन। मतलब अगर मैं 35 एडी क्लेम ना करता तो उस पर डेप्रिसिएशन मुझे कितना मिलता वो माइनस करके बैलेंस आएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। इसके बेस पे आप एएमटी कैलकुलेट करोगे। ये बात ध्यान दो, ये हमारा एएमटी का टॉपिक निकल के आता है। इसी के साथ आप एएमटी बोलोगे स्वाहा। 3 टॉपिक हमारे स्वाहा। पहला टॉपिक डिडक्शन, डिडक्शन 80C से 80U स्वाहा। दूसरा टॉपिक आपका एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम स्वाहा। तीसरा टॉपिक आपका एएमटी, एएमटी, एएमटी स्वाहा। अब चौथा टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, वो हमारा है रिटर्न ऑफ इनकम कि आरओआई वाले केस में कैसे हमने क्या क्या चीजें की हैं। एक बार फटाफट से वो गो थ्रू करते हैं। आ जाओ। आहा, आओ जी फटाफट से आओ जी। अब अगला पॉइंट निकल क्या रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम। अब मेरे को फटाफट से बोल दो यार, रिटर्न ऑफ इनकम देखो सिंपल सा है। आरओआई वाले केस के अंदर कहो आपको मैंने कहा था कंपनी और फर्म, अगर कोई कंपनी है या अगर कोई फर्म है, दोबारा बोलो, अगर कोई कंपनी है या अगर कोई फर्म है तो कंपनी और फर्म के हर केस में रिटर्न फाइल करना जो है वो गवर्नमेंट कहती है कंपलसरी है। बट अदर देन कंपनी फर्म वाले केस में रिटर्न फाइल करना तब कंपलसरी है अगर आपकी टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से या बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 अगर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। क्रक्स से निकल कहता है कि कंपनी फर्म को हमेशा रिटर्न भरनी है, अदर देन कंपनी फर्म को तब भरनी है अगर उनकी ग्रोस टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, वही 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। अगर उससे ऊपर होगी तो रिटर्न भरनी पड़ेगी, नहीं तो रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है, सुन मेरी बात। अब गवर्नमेंट कहती है मेरे बच्चे और मेरे बच्चे सुन, अगर 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 तो इनमें से किसी भी केस में, अगर तो इनमें से किसी भी केस में कवर हो जाएगा तो हमेशा तुझे रिटर्न भरनी है। हम ये चेक ही नहीं करेंगे तेरी इनकम कितनी है। इनमें से अगर तेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक है, अगर तेरी इनकम 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, तो भी तुझे रिटर्न भरनी है अगर तो इनमें से कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई इनमें से कवर हो गया उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उस केस में कोई हमें चेक ही नहीं करना कि उसकी इनकम कितनी है। सर ऐसे कौन कौन से केस निकल के आ रहे हैं। पहला केस मेरे बच्चे ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट किया था, अगर आपने, ध्यान रखना, करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया था 1 करोड़ से ज्यादा तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक ही क्यों ना हो। हम इनकम चेक ही नहीं करेंगे, हम बस ये चेक करेंगे हां अगर 1 और मोर करंट अकाउंट है, सबको मिलाकर, एक करंट नहीं एग्रीगेट, अगर एग्रीगेट सारे करंट अकाउंट में पैसा जमा हुआ है 1 करोड़ से ऊपर 1 साल में, तुम्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। दूसरा, अगर तुम्हारा फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा हुआ पूरे साल में 2 लाख से ऊपर, तुम्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर तुम्हारा बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर आ रहा है, तुम्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। उसके बाद फिर अगर तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारी टोटल सेल 60 लाख से ऊपर है, तुम्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर तुम प्रोफेशन करते हो, तुम्हारी ग्रोस रिसीट 10 लाख से ऊपर है, तुम्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर तुम्हारा टीडीएस और टीसीएस कट रहा है 1 साल में 25,000 उससे ऊपर, तुम्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और सीनियर सिटीजन वाले केस में लिमिट कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपए की। और फिर अगर तुमने, हाँ जी, अगर तुमने एफडी, अगर तुमने सॉरी एफडी कह रहा हूं सेविंग, अगर तुमने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या उससे ऊपर पैसा डिपॉजिट किए 1 साल में, तुम्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इन सब केस में गवर्नमेंट कह रही है रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और अगर नहीं फाइल करोगे आप डिफॉल्टर बन जाओगे। अगर डिफॉल्टर बन जाओगे इंटरेस्ट और पेनल्टी तुम्हारे हाथ में लग जाएगा। काबा सर सॉरी यार, काबा सर सॉरी, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। काबा सर मैं जा रहा हूं, नहीं समझ आ रहा यार, ये कोई बात थोड़ा हुई यार है। एक बार दोबारा बताओ, मैं नहीं भैया, इसमें तो क्वेश्चन बन सकता है, हमें पता है इसमें तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो एक बार दोबारा सुन लो भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार। देखो पहला केस क्या था, करंट अकाउंट में मोर देन 1 करंट अकाउंट है, टोटल मिला के 1 करोड़ या उस 1 करोड़ मोर नहीं, मोर देन 1 करोड़ अगर कैश डिपॉजिट किया है तुम्हें रिटर्न भरनी है। दूसरा, अगर तुम्हारा फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा 2 लाख से ऊपर है, तुम्हें रिटर्न भरनी है। अगर तुम्हारा बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर है, तुम्हें रिटर्न भरनी है। अगर तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारी सेल 60 लाख से ऊपर है, तुम्हें रिटर्न भरनी है। अगर तुम प्रोफेशनल हो, तुम्हारी ग्रोस रिसीट 10 लाख से ऊपर है, तुम्हें रिटर्न भरनी है। अगर तुम्हारा टीडीएस और टीसीएस कट रहा है 1 साल में 25,000 या उससे ऊपर, तुम्हें रिटर्न भरनी है। और अगर तुम सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपए की लिमिट है। फिर अगर तुम सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवा रहे हो, 1 साल में 50 लाख या उससे ऊपर जमा हुआ है, तुम्हें रिटर्न भरनी है। बताओ, ये तो केस है यार। अब सर अब ठीक है, बाकी एक बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो अब ये बताओ, अब जिनको भी रिटर्न भरनी है गाबा सर, उनको रिटर्न भरनी कब है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई देख, अगर तू कंपनी है,
अगर तू कंपनी है तो कंपनी वाले हर केस में 31 अक्टूबर या उससे पहले रिटर्न भरनी है। अगर तू कंपनी नहीं है बट तेरा ऑडिट कंपलसरी है, डेट तेरी भी सेम है 31 अक्टूबर या उससे पहले। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कंपलसरी है, तो उसके पार्टनर को भी रिटर्न भरनी पड़ेगी 31 अक्टूबर या उससे पहले, चाहे पार्टनर का अलग से ऑडिट कंपलसरी हो या ना हो। मैं दोबारा बोलूंगा, कंपनी को हमेशा 31 अक्टूबर, ऐसा पर्सन जिनका ऑडिट कंपलसरी 31 अक्टूबर या पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कंपलसरी है तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर जो है वो रिटर्न भरेंगे 31 अक्टूबर या उससे पहले। और अगर तुम यहां पे कवर नहीं होते, अगर तुम ट्रांसफर प्राइसिंग वाले हो तो 30 नवंबर या उससे पहले, और अगर तुम नॉर्मल केस में कवर हो 31 जुलाई या उससे पहले रिटर्न भरनी है। और ये सारी डेट जो है असेसमेंट ईयर की हैं, बस ये पर ध्यान दो। मतलब जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है उसे अगले साल जो असेसमेंट ईयर है ये उसकी डेट है, ये प्रीवियस ईयर की डेट नहीं है, ये असेसमेंट ईयर की डेट है। यहां तक आपको रिटर्न भरनी है। सर अगर मान लो मैं रिटर्न नहीं भरता तो क्या होगा? गवर्नमेंट ने सुन ले, इधर आ नालायक, अगर तू रिटर्न नहीं भरेगा ना, तेरे बिजनेस के लॉस और कैपिटल गेन के लॉस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, सेट ऑफ कर देंगे। सेट ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तूने रिटर्न फाइल नहीं की, अगर तूने रिटर्न फाइल नहीं की या लेट फाइल की, तेरे बिजनेस के लॉस और कैपिटल गेन के लॉस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बट हाउस प्रॉपर्टी के लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ये कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, चाहे तूने रिटर्न सही टाइम पर फाइल की है या नहीं की, इस केस के अंदर मैटर नहीं करता। अच्छी बात है गाबा सर, अगर मैंने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की, क्या मैं लेट फाइलिंग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेट फाइलिंग अगर करनी है तो लेट फाइलिंग अलाउड है कब तक की? 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और असेसमेंट कंप्लीशन की डेट विच एवर इज अर्लियर, यहां तक रिटर्न आपको लेट फाइल करनी है। मतलब 31 दिसंबर के बाद तुम लेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, 31 दिसंबर तक ही तुम्हें लेट रिटर्न फाइल करनी है। मतलब जुलाई वालों को अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने मिले, अक्टूबर वालों को 2 महीने मिले, नवंबर वालों को 1 ही महीना मिला रिटर्न लेट फाइल करने का, इसके बाद का टाइम एप्लीकेबल नहीं है। गाबा सर अगर मैंने टाइमली रिटर्न भर दी, उसमें कोई गलती हो गई, मैंने लेट रिटर्न भर दी, उसमें कोई गलती होगी, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कर। रिवाइज की टाइम लिमिट क्या है? 31 दिसंबर या उससे पहले। जो लेट रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट है वही सेम टाइम लिमिट रिटर्न रिवाइज करने की भी है। ये बात ध्यान सुनना, ये सारी बातें आपके यहां पे निकल के आती हैं 139.4 और 139.5 रिवाइज रिटर्न। उसके बाद अगर तुम लेट फाइल करते हो, अच्छा एक बात बताना, पल्ले पड़ भी रही है वैसे? नहीं सच्ची देखो, जो जिन्होंने पहले सही ढंग से पढ़ा उनकी बात कर रहा हूं। देखो बाकियों की बात नहीं करा यार, बाकियों की बात नहीं करा, वो गाली निकालने वाली बात है। तो भाई मैं गाली सुनने के लिए नहीं बैठा यार, सिंपल बात है। फिर हम बिना बात के यार क्यों मेरे को गाली सुना रहे हो? मेरे को वो बताओ जिन्होंने पहले सही ढंग से पढ़ा हुआ है, एक बार आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है वैसे? पक्का ना? मतलब ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? हाँ थोड़ा सा फास्ट है, फास्ट होगा ही, ऑब्वियस बात है। फिर बुलेट रिवीजन का मतलब ही क्या है? बुलेट जाते ही की स्पीड से है। बुलेट का मतलब ही क्या है कि ऐसी स्पीड, जो ट्रेन अच्छी चलानी जानता है उसको ही उसकी स्पीड दिखेगी, जिसने ट्रेन पहले कभी चलाई नहीं है उसको उसकी स्पीड दिखनी नहीं है। ये बात ध्यान सुनो, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। युगांश ने कह दिया तो मतलब सबने सही कह दिया, युगांश ने कह दिया तो सबने कह दिया, वाह भाई वाह युगांश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल कह रहा है कि अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है, तो अगर तुम रिटर्न लेट फाइल करते हो तो 234A का इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 234A में लेट फाइल करने पर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट हमारा यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? 140A, ये तो सेल्फ असेसमेंट है, सिंपल है भाई। सेल्फ असेसमेंट हम करते ही हैं, अपनी इनकम खुद निकालते हैं, अपना टैक्स हम खुद पे करते हैं, तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम का है नहीं। बट गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी तुम कंपटीशन करोगे वो सेल्फ असेसमेंट के अंतर्गत करोगे, बस ये पर ध्यान दो। अगला फिर पॉइंट निकल के आ रहा है अपडेटेड रिटर्न, ये सबसे खतरनाक है, ये आपका पेपर के अंदर बनेगा, ये बनेगा नहीं पक्का, मैं कह रहा हूं पक्का बनेगा भाई। ये क्वेश्चन ऐसा है 139.8A और अगला है 140 कैपिटल बी, ये दोनों में से कंफर्म पेपर के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो। अपडेटेड रिटर्न का मतलब क्या है? सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं क्या अपडेटेड का मतलब रिवाइज रिटर्न है? नहीं, याद आपको मैंने कहा था कि आपने रिटर्न मान लो भरी नहीं है और लेट रिटर्न भरने की टाइम लिमिट भी जा चुकी है, या आपने भर दी है और बट उसको रिवाइज करना है, या लेट रिटर्न भरनी है उसकी टाइम लिमिट चली गई है, या तुम्हें लग रहा है कि मैंने लेट भी भर दी है फिर मुझे कुछ इनकम और दिखानी है, मतलब तुम्हारे मन में घबराहट हो रही है। अब ये घबराहट क्यों हो रही है, सेक्शन गवर्नमेंट क्यों लेकर आई, ये बहुत डिटेल के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं कि भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था स्पीच के अंदर कि हमें पता तुम्हारे पैसे, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, हमारा बैंकों से नेटवर्क है, तो हम तुम्हारे ऊपर रेड कर सकते हैं। तो लोग घबरा गए थे भाई साहब हमें इनकम दिखानी पड़ेगी, मतलब क्योंकि अगर डिपार्टमेंट वाले घर में आ गए तो पेनल्टी अलग लगेगी, इंटरेस्ट अलग लगेगा, बदनामी और हो गई। तो हम ये चाहते हैं पहले ही अपनी इनकम दिखा दे, इसलिए गवर्नमेंट प्रोविजन लेकर आई थी अपडेटेड रिटर्न का।
तो गवर्नमेंट ने कहा था भाई अगर तुम अपडेटेड रिटर्न भर दोगे ना तो हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा टैक्स बनता है वो प्लस में जो इंटरेस्ट है वो प्लस में कुछ एडिशनल इनकम टैक्स हम तुमसे और ले लेंगे और तुम्हारी रिटर्न हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बट मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जो हमें अपडेटेड रिटर्न भरनी है वो कब तक भरनी है। तो गवर्नमेंट ने कहा था विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जब तुम्हारा असेसमेंट ईयर खत्म होगा, तुम्हें दिसंबर तक रिटर्न भरनी थी, दिसंबर से मार्च, फिर मार्च से 2 साल तक तुम अपडेटेड रिटर्न कभी भर सकते हो। बट एक बात और सुनना, जब तुम अपडेटेड रिटर्न भरोगे तुम्हें साथ में टैक्स जो बनता है वो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उन दोनों के साथ में एडिशनल इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। कितना? जो सेक्शन 140 कैपिटल बी के अंदर लिखा हुआ है, अभी डिस्कस करेंगे उसकी बात। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अब बच्चों के दिमाग में क्या आया था, सर अगर मान लो हमने पहले इनकम दिखाई थी, हमें लॉस दिखाने हैं, तो क्या अपडेटेड भर सकते हैं? सर इनकम मैं कम करके दिखाना चाहता हूं, सर मैं लॉस दिखाना चाहता हूं, सर मैं इनकम जीरो करना चाहता हूं, सर मैं रिफंड क्लेम करना चाहता हूं, सर मेरी ऑलरेडी डिपार्टमेंट असेसमेंट कर रहा है, मैं अपडेटेड भरना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने कहा तेरी ऐसी की तैसी है, नहीं हम ये सेक्शन किस लिए लेकर आए हैं? हम ये सेक्शन लेकर आए हैं हमें फायदा मिले, हमें फायदा मिले। तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, तू लॉस दिखाएगा, तो इनकम कम करके दिखाएगा, तू रिफंड मांगेगा हमसे, नहीं तो रिफंड मांगेगा हमसे, है तो ये बोलेगा इनकम मेरी कम बनती थी। तो सुन मेरी बात, फिर हम लिखने जा रहे हैं इन केस में अपडेटेड रिटर्न तो भर ही नहीं सकता। मतलब अगर 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 तुझे इनकम कम करके दिखानी है, तुझे रिफंड क्लेम करना है, तुझे लॉस दिखाना है, तू अपनी इनकम को जीरो दिखाना चाहता है, या तेरी ऑलरेडी असेसमेंट चल रही है, तो इन सब केस में अपडेटेड रिटर्न तो नहीं भर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ केसेस यहां पे डिफाइन कर दिए थे कि इन केस में अपडेटेड रिटर्न अलाउड ही नहीं, हम तुझे भरने ही नहीं देंगे। ये बात गवर्नमेंट कहती है। एक बात मेरे को बताओ, अपडेटेड भरनी है 2 साल के अंदर, अब अगर अपडेटेड 2 साल के अंदर भरनी है तो क्या मेरे को टैक्स देना पड़ेगा? यस। एडिशनल टैक्स कितना है? एडिशनल टैक्स जो नॉर्मल है वो तो है ही है, जो नॉर्मल टैक्स है वो तो है ही है, उसका इंटरेस्ट है ही है, उन दोनों को जोड़ के उस पे एडिशनल भी है। एडिशनल कितना है? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर विद इन 1 ईयर, अगर तो असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर अपडेटेड भर देगा, हम बेनिफिट दे देंगे 25% तुम्हें एडिशनल टैक्स पे करना है। बट अगर तूने 1 साल तक भी अपडेटेड नहीं भरी, 1 साल के बाद भरी, 2 साल से पहले भरी, 50% तुझे एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होगा। सेक्शन 140 कैपिटल बी ये बात कहना चाहता है जी, ठीक है जी। तो यहां पे वही बातें यहां पे लिखी हुई है जी। अब यहां पे एक बार आप चेक कर सकते हो कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये अपडेटेड वही 24 महीने के अंदर भरनी है, फिर लॉस वाले केस में नहीं भर पाओगे, इनकम कम वाले केस में नहीं भर पाओगे, रिफंड वाले केस में नहीं भर सकते, ऑलरेडी तुम्हारी असेसमेंट चल रही है तुम अपडेटेड नहीं भर सकते, वही बात यहाँ पे लिखी है जी। और उसके बाद फिर कुछ केस गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, वो जब नोटिफाई करेगी तब की तब देखेंगे। उसके बाद 140 अपडेटेड में टैक्स कितना आएगा? पहले आपका आएगा 25, फिर आएगा 50%। अगर विद इन 12 मंथ कर दोगे तो 25 है, 12 महीने के बाद 24 महीने तक करोगे 50% तुम्हें एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा? जो भी टैक्स और इंटरेस्ट तुम्हारा बनता है इन दोनों को जोड़ के उसका तुम्हें एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब अगला आ रहा है फिर सेक्शन नंबर 139(9), ये हमारा कह रही डिफेक्टिव रिटर्न। अच्छा अब डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या है? याद करो मैंने कहा था कि अगर आपने मान लो कहीं गलती कर दी है, आपने कोई डॉक्यूमेंट साथ में अटैच नहीं किया, अब अगर डॉक्यूमेंट साथ में अटैच नहीं किया, ये रिवाइज रिटर्न नहीं है, ये डिफेक्टिव है। अगर आपने रिटर्न में कोई गलती कर दी तो फिर रिवाइज रिटर्न है। अगर आपने रिटर्न के साथ में कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किए, कोई प्रूफ अटैच नहीं किए, तो गवर्नमेंट कहती है वो रिटर्न तुम्हारी डिफेक्टिव है और हम तुम्हें डिफेक्ट को सही करने के 15 दिन देंगे। 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें डिफेक्ट सही करना होगा, ये बात ध्यान दो। अगर तुम डिफेक्ट 15 दिन में सही नहीं करोगे, हम तुम्हारी रिटर्न बोल देंगे इनवैलिड, हम तुम्हारी क्या बोल देंगे? इनवैलिड रिटर्न। और अगर तुम 15 दिन के बाद डिफेक्ट सही करना चाह रहे हो, तुम्हें रीजन देने पड़ेंगे। अगर वो रीजन सफिशिएंट है तो रिटर्न रिवाइज करने, मतलब डिफेक्टिव रिटर्न को सही करने देंगे, नहीं तो हम डिफेक्टिव रिटर्न रेक्टिफाई करने नहीं देंगे। बस ये पर ध्यान दो। यहाँ पे चेक करो, 15 दिन का टाइम मिलेगा, फर्दर पीरियड मिल जाएगा, बट आपको रीजन देने पड़ेंगे। और फिर यहाँ पे अगर आप डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं करते, रिटर्न बन जाएगी इनवैलिड। और फिर एसएससी रिटर्न ऐसे मान लेंगे जैसे एसएससी रिटर्न अपना फाइल करने में फेल हो गया। फिर 15 दिन के बाद अगर तुम डिफेक्ट सही करते हो, यू हैव टू गिव रीजन टू द इनकम टैक्स ऑफिसर, तब जाके वो डिले कंडोन करेगा, मतलब बेनिफिट देगा, नहीं तो वो तुम्हारी रिटर्न को इनवैलिड करार भी दे सकता है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद 234F, अब 234F किसका निकल गया है? 234F निकल गया है फीस का। याद करो, अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की और अगर तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख तक है, कितनी है? 5 लाख तक है, तो 1000 तक की फीस एप्लीकेबल हो जाएगी 234F में। और अगर तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो फिर 5000 की फिक्स है, इतनी फीस एप्लीकेबल होगी। 1000 वाली फिक्स नहीं है,
5,000 वाली फिक्स है, 1,000 तक फीस लगेगी अगर तुम्हारी रिटर्न जो है गवर्नमेंट कह रही है अगर ड्यू डेट पर फाइल नहीं हुई और इनकम तुम्हारी 5 लाख तक की है, अगर 5 लाख से ऊपर की है तो 5,000 की फीस फिक्स एप्लीकेबल हो जाएगी। ये बात गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है। फिर 139 कैपिटल है। अब कहां कहां पर पैन कार्ड जमा कराना है आपको, मैं कहता बहुत सारी जगह पर है, वो सारा आपने एक अलग से पढ़ना है। आपको मैंने एक लिस्ट दिखाई थी आपके मॉड्यूल में, तो वो आपको अलग से पढ़ना है कि कहां कहां पैन कार्ड जमा करवाना है। ठीक है जी, वो कहाँ मैं आपका टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा अगर आप बोलोगे, बट वो याद करना जरूरी है। पैसे बस इतना सा ध्यान दो, जहां पे इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे वहां पैन कार्ड जमा करवाने की रिक्वायरमेंट है, बट बहुत सारे केस अलग से भी गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं कहां कहां पैन कार्ड जमा करना। याद आ रहा है, होटल का बिल इतने से ऊपर हो, आप बैंक में खाता खुलवाओगे तो पैन कार्ड जमा कराना है, मोटर व्हीकल परचेस करोगे तो पैन कार्ड जमा कराना है, शेयर मार्केट में डीलिंग करोगे तो पैन कार्ड जमा करवाना है। तो काफी सारे अलग अलग केसेस दिए हुए थे, तो उन केस के अंदर पैन कार्ड जमा करवाना है। ये बात आपकी 139 कैपिटल ए में निकल के आती है। फिर 139 कैपिटल डबल ए कोटिंग ऑफ आधार। आपको मैंने कहा था कि अब आधार कोटिंग करनी है। आधार कोटिंग कब तक जरूरी थी? आधार कोटिंग आपको करवानी थी 31 मार्च 22 तक। अगर 31 मार्च 22 तक आपने आधार कोटिंग नहीं कराई तो फिर गवर्नमेंट कहता 1,000 तक की फीस एप्लीकेबल होगी और आपका पैन कार्ड जो है वो भी इनऑपरेटिव बन जाएगा। बट अब ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 30 जून 2023 तक डेट एक्सटेंड हो चुकी थी, मतलब 1 जुलाई 23 से ये कॉन्सिक्वेंस होंगे। इट मींस अब कोई अगर आधार से लिंकिंग नहीं कराएगा उसका पैन कार्ड भी गवर्नमेंट कह रही है इन ऑपरेटिव कर देंगे। ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे 1,000 तक की फीस एप्लीकेबल होगी। अगर आप आधार से लिंकिंग नहीं करवाते तो 1,000 तक की फीस एप्लीकेबल होगी। ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो अब जाके हमारा चैप्टर ओ मतलब रिटर्न ऑफ इनकम स्वाहा। अब बताओ कौन कौन चैप्टर स्वाहा हो गए? ओ मतलब डिडक्शन 80C से 80U स्वाहा। ओ मतलब एग्रीकल्चर इनकम स्वाहा। ओ मतलब एडवांस टैक्स स्वाहा नहीं, एडवांस टैक्स नहीं, अपना AMT स्वाहा। ओ मतलब महे सुगंधि पुष्टि वर्धनाम गुरुवार विवंदनाम। ओ मतलब अपना रिटर्न ऑफ इनकम स्वाहा। अब 2 चैप्टर बैलेंस बचे हैं, TDS और TCS और एडवांस टैक्स। ये 2 चैप्टर हमारे बैलेंस बचे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का रही। अब यहां पे आ जाओ TDS और TCS में आ जाओ। आहा, क्या संतुष्टि मिलती है, आराम है दिल को। आज फिर दिल को आराम आया है, आज फिर दिल को आराम आया है, बेहद और बेआराम आया है। आज फटाफट जाओ। शाबाश 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 जी। अगला पॉइंट हम निकल के आ रहा है TDS और TCS। अब बात करते हैं TDS और TCS की। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, आपको मैंने कहा था TDS और TCS में 2 लोग आते हैं जी। एक तो होगा, याद है एक लाइन मैंने बोली थी कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन, याद है वो लाइन? सर रिटर्न वेरीफाई करने वाला पॉइंट पेंडिंग है, वो बिल्कुल सिंपल है। अब इंडिविजुअल में तुम रिटर्न वेरीफाई करोगे, तुम अगर पागल हो तुम्हारे बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन करेगा, HF में करता करेगा, करता पागल है तो कोई अडल्ट मेंबर करेगा, कंपनी में मैनेजर करेगा। अगर मैनेजर पागल है या वो इंडिया में नहीं है तो फिर कोई मेंबर मतलब मैनेजर कर सकता है। तो वो तो फिर वो सिंपल तो फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा। वो एक वो वैसे बात तो आपने सही बोली साक्षी। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब यहां पर मैंने TDS वाले केस के अंदर एक लाइन आपको बोली थी। TDS वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी स्पेसिफाइड पर्सन को किसी स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा और वो स्पेसिफाइड सम स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो स्पेसिफाइड पर्सन को स्पेसिफाइड सम पर स्पेसिफाइड रेट से TDS काट के स्पेसिफाइड डेट पे जमा करवाना पड़ेगा। बच्चा कर रहा थे स्पेसिफाइड 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 सर सही बताऊं पल्ले पड़ा 0। इधर देख ध्यान से नालायक, एक स्पेसिफाइड पर्सन है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा, क्योंकि TDS हर पेमेंट पर नहीं करता है, मैंने पहले भी कहा था। तो एक स्पेसिफाइड पर्सन दूसरे स्पेसिफाइड पर्सन को एक स्पेसिफाइड सम की पेमेंट कर रहा है और वो स्पेसिफाइड सम एक वैल्यू से ज्यादा है, तो फिर इस स्पेसिफाइड पर्सन को जो पेमेंट कर रहा है उस स्पेसिफाइड सम पर स्पेसिफाइड रेट से जो रेट दिए होंगे उस रेट से TDS काटना पड़ेगा और वो TDS काटने के बाद स्पेसिफाइड डेट पर जमा करवाना पड़ेगा। यही तो बात मैंने बोली है। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, डिडक्टर भी स्पेसिफाइड होंगे,
डिडक्टर भी स्पेसिफाई होंगे, डिडक्टिव भी स्पेसिफाई होगा, रेट भी स्पेसिफाई होंगे, वैल्यू भी स्पेसिफाई होगी, सब चीजें स्पेसिफाई होंगी। अब हमें बस वो चेक करना है कि वो स्पेसिफाइड में क्या कवर होता है। वो सारी बातें आई थिंक आपको याद आ रहा हो, कल वाली क्लास में डिफाइन की थी कि कहां कहां पर वैल्यू पर किस रेट से टीडीएस कटेगा, वो सारी बातें हम डिटेल में कर चुके हैं जी। एक बार फटाफट से आज रिकॉल भी कर लेंगे। अब फटाफट से पहले आओ, पहले प्रोविजन पढ़ते हैं, फिर रेट की बात करेंगे। इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहला पॉइंट एक बात मेरे को बताओ यार, पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जब भी डिडक्टर टीडीएस काटेगा, हाँ जी, जब भी डिडक्टर टीडीएस काटेगा तो क्या वो टीडीएस के रेट को सेस और सरचार्ज से इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा? भाई जैसे जो भी तुम्हारे नॉर्मल टैक्स होता है, तुम असेसमेंट ईयर में तुम सेस ऐड करते हो, और अगर इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तुम वहां पे सरचार्ज भी ऐड करते हो। तो जब तुम टीडीएस काटोगे तो क्या टीडीएस के रेट में, क्या तुम टीडीएस के रेट में सेस और सरचार्ज ऐड करोगे? तो गवर्नमेंट का वो डिपेंड करता है कि तुम पेमेंट कर किसको रहे हो और पेमेंट कर किसकी रहे हो। अगर तुम पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को या अगर तुम पेमेंट कर रहे हो एनआर को, दोनों केस में अलग अलग है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, अगर पेमेंट कर रहे हो किसी फिरंगी को, एनआर को, तो हर केस में टीडीएस के रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, सेस से इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वहां सरचार्ज लगाना है सरचार्ज भी लगाओगे, बट इंक्रीज करके ही टीडीएस काटोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो बाहर रहता है। एक बार पैसा बाहर चला गया, बाहर से रिकवरी नहीं होगी, तो गवर्नमेंट का ओए सुन, जब तू टीडीएस काटेगा, पेमेंट कर रहा है एनआर को, अपने टीडीएस के रेट को इंक्रीज करेगा 4% सेस से। अगर सरचार्ज लगना है तो लगाएगा, नहीं तो सेस से इंक्रीज तो करेगा ही करेगा। सर अगर मान लो पेमेंट करनी है रेजिडेंट को, तो गवर्नमेंट का अगर वो रेजिडेंट है, पेमेंट करेगा सैलरी, तो सैलरी वाले केस में इंक्रीज करना है रेट को। अदर देन सैलरी वाले केस में टीडीएस के रेट को इंक्रीज नहीं करना। मतलब जो भी सेक्शन में रेट दिए होंगे उसी सेक्शन के रेट से टीडीएस काटेगा, उसको अलग से इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात यहां पे हमने पढ़ी थी। चलो अगला बताओ। अब मैंने टीडीएस काट लिया, अब टीडीएस काटने के बाद जमा कब करवाना है? टीडीएस काटने के बाद जमा करवाना होता है अगले महीने की 7 तारीख या उससे पहले, मतलब अप्रैल से लेकर फरवरी तक। तो हमें जमा कराना है अगले महीने की 7 तारीख, मतलब जनवरी का फरवरी, फरवरी का मार्च, मार्च का जमा करवाना होता है 30 अप्रैल। ये डेट निकल के आ रही है, मतलब मंथली बेस पर टीडीएस पे करना होगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर रिटर्न कैसे भरनी है? रिटर्न भरनी होती है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब अप्रैल में जून की 31 जुलाई, जुलाई के सितंबर 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 जैन, और जैन फेब मार्च आएगा 31 मई। यहां तक आपको रिटर्न भरनी है। बहुत ध्यान सुना, रिटर्न भरनी होती है क्वार्टरली, और पेमेंट कैसे करनी होती है? मंथली। ये इसको नॉर्मल टैक्स मत समझना, ये बात मैं कर रहा हूं टीडीएस की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अभी आपने बोला था रिटर्न असेसमेंट ईयर में जाती है, वो नॉर्मल रिटर्न जाती है। ये रिटर्न कौन सी है? टीडीएस की। तो ये अलग रिटर्न है, ये प्रीवियस ईयर में जाती है, वो असेसमेंट ईयर में जाती है। वो एनुअली जाती है, ये क्वार्टरली जाती है। वहां पे पेमेंट होती है असेसमेंट ईयर में, यहां पेमेंट होती है मंथली बेस पे। तो दोनों में बहुत अलग डिफरेंस है। टीडीएस एक अलग लो है, और जो नॉर्मल टैक्स बनता है वो बात एक अलग है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट आ रहा है टीडीएस सर्टिफिकेट। अब बताओ टीडीएस सर्टिफिकेट जी। अब डिडक्टर जब डिडक्टेगा टीडीएस काटेगा तो क्या वो इशू करेगा? सर्टिफिकेट। सैलरी वाले केस में फॉर्म नंबर 16, अदर देन सैलरी वाले केस में फॉर्म नंबर 16A। ठीक है जी। सैलरी वाले केस में एनुअल इशू करते हैं, और यहाँ पे क्वार्टरली इशू करते हैं। और डेट क्या होगी? जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है उसके 15 दिन के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है, बस ये पर ध्यान दो जी। तो जो भी रिटर्न भरने की डेट है, मान लो 31 जुलाई, तो 31 जुलाई तो 15 अगस्त, फिर अपना अप्रैल में जून की जुलाई, जुलाई के सितंबर के 31 अक्टूबर, तो 15 नवंबर, मतलब जहां रिटर्न फाइल करने की डेट है वहां से 15 दिन के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर आप टीडीएस नहीं काटते, या टीडीएस काटने के बाद अगर आपने पे नहीं किया, अब टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटने के बाद पे नहीं किया, उस केस में आप बन जाओगे डिफॉल्टर। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और जितना टीडीएस नहीं काटा उतनी लगेगी पेनल्टी, मतलब 100% की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आप इसमें कवर होते हो। बट अगर आपने टीडीएस लेट काटा या लेट पे किया, तो लेट काटने वाले केस में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का, और लेट पेमेंट वाले केस में 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट आपके हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया था जी। ठीक है जी। तो ये तो हो गया पेमेंट वाले केस में। अब एक बच्चा कहता है सर अगर टीडीएस की रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट कर दिया, मान लो रिटर्न भरनी है टीडीएस की, उस रिटर्न को भरने में कोई डिफॉल्ट कर दिया, तो अगर आपने टीडीएस की रिटर्न को भरने में कोई भी डिफॉल्ट किया है तो फिर गवर्नमेंट कहती है 200 रुपए पर डे की फीस लगेगी, और 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी है। बट ये पेनल्टी तब एप्लीकेबल होंगी अगर आपने टीडीएस की रिटर्न भरी है 1 साल के बाद। मतलब अगर आपने टीडीएस की रिटर्न ड्यू डेट के विद इन 1 ईयर भर दी तो सिर्फ फीस एप्लीकेबल होगी, पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। बट अगर 1 साल हो गया, रिटर्न अभी भरी नहीं है, तो फीस प्लस पेनल्टी ये दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। फिर दूसरा गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर आपने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भर दी, मान लो डिडक्टर ने रिटर्न गलत भर दी,
डिडक्टर ने इन्फॉर्मेशन गलत भर दी तो डिडक्टर के हाथ में 10,000 से अगर 1 लाख की पेनल्टी है और ये पेनल्टी वेव ऑफ नहीं होगी, मतलब यहां पे ऐसा नहीं है 1 साल की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी उस इंसान को देनी पड़ेगी जिसने रिटर्न फाइल करने में गलती की है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये बात यहां पे निकल के आती है। अगला फिर हमने सेक्शन कौन सा किया? 196। अब 196 में क्या था कि अगर डिडक्टी इनमें से कोई भी है, अगर डिडक्टी इनमें से कोई भी है तो पेमेंट जितनी मर्जी करो, आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब कौन कौन है? या तो गवर्नमेंट है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या ऐसी कोई कॉर्पोरेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट के अंदर बनी है, या म्यूचुअल फंड है। अगर आपका डिडक्टी इनमें से कोई भी है, पेमेंट चाहे हो लाखों की चाहे हो करोड़ों की, उस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पेपर के अंदर बन सकता है। क्या बन सकता है कि बताओ ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको पेमेंट करने पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती? तो ये लोग आपको लिख के आने पड़ेंगे। इन लोगों के केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पे आओ जी। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट है 206AA। अब 206AA में क्या था कि अगर मान लो डिडक्टी मतलब कौन? जिसका टीडीएस कट रहा है, जिसका टीडीएस कट रहा है। अगर सामने वाले पर्सन ने हमें पैन कार्ड नहीं दिया, या पैन कार्ड दिया गलत दिया, या इनवैलिड दिया, तो उसका टीडीएस क्या करेंगे? उसका टीडीएस नॉर्मल रेट से नहीं काटेंगे। किससे काटेंगे? हायर से। हायर मतलब क्या निकल के आ रहा है? जो सेक्शन में दिया है वो, जो फाइनेंस एक्ट में हो, और वो 20% विच एवरेज हायर, इनमें से जो भी हायर होगा उस रेट से आपका टीडीएस कटेगा। ये 206AA निकल के आ रहा है। फिर यहां पे 206AB भी हमने किया था। क्या किया था याद है? अगर आपने रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट की है, अगर मान लो किसी डिडक्टी ने रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया है और उसका टीडीएस पूरे साल का कटना चाहिए था 50,000 उससे ऊपर का, तो अब उसका टीडीएस कटेगा जो सेक्शन में रेट है उसका ट्वाइस, जो फाइनेंस एक्ट में उसका ट्वाइस, और 5% इनमें से हायर जो होगा उस रेट से टीडीएस कटेगा अगर आप 206AB में कवर हो जाते हैं। बात ध्यान दो जी। क्या बात सुन में आ रही है जी? अब यहां पे आ जाओ जी। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है? फिर एक सेक्शन था 197 कैपिटल ए और 197। अब बताओ क्या था जी? याद करो, आपको मैंने एग्जांपल दिया था। इसके अंदर मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल मान लो डिडक्टी है। अब डिडक्टी की ना इनकम जो है मान लो वो एग्जाम्पशन लिमिट तक है, बट उसका टीडीएस कट रहा है। एग्जांपल याद आ रहा है आपको? एग्जांपल मैंने कहा था फॉर एग्जांपल मान लो पूरे साल का रेंट मिल रहा है 2 लाख, मान लो 2,80,000। अब 280 मान लो रेंट मिल रहा है। अब अगर मान लो 280 रेंट मिल रहा है और 240 के बाद आप सब जानते हो 194I में टीडीएस काटना होता है। अब वो कह रहा है भाई साहब मेरा टीडीएस मत काटो, मेरा ना 280 की आप रेंट जो पे कर रहे हो मेरा टैक्स जीरो बनेगा। तो मेरा टैक्स बनेगा जीरो, तो जो तुम टीडीएस काटोगे ना 28,000 रुपए का, क्योंकि 280 का टेन कितना होगा 28,000, तो उसका मेरे को रिफंड लेना पड़ेगा। तो याद करो डिडक्टी को मैंने क्या कहा था जी? याद आ रहा कुछ? कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर पेमेंट आपकी इन 6 में से कोई भी एक है, अगर पेमेंट आपकी इन 6 में से कोई भी एक है तो फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हो। उस डिक्लेरेशन के बेस पर डिडक्टर तुम्हारा टीडीएस नहीं काटेगा। 197 कैपिटल है। और अगर मान लो इन 6 के अलावा कोई पेमेंट है तो फिर तुम इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाओ, उसको केस सुनाओ, वो तुम्हें सर्टिफिकेट इशू करेगा। जो वो सर्टिफिकेट इशू करेगा उसके बेस पर जो भी उसमें लिखा होगा टीडीएस नहीं काटना तो मत काटना, कम रेट से काटना कम रेट से काटना, फिर उस सर्टिफिकेट के बेस पे काम होगा। दैट इज सेक्शन नंबर 197। देखो 197 कैपिटल ए सेल्फ डिक्लेरेशन। यहां पे डायरेक्टर ने स्पेसिफाइड पेमेंट कौन कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ, और फिर एलआईसी, रेंट, इंश्योरेंस कमीशन। इन 6 केस में अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा टीडीएस नहीं कटना चाहिए, फॉर्म नंबर 15G भर दो नॉर्मल केस में, 15H भर दो सीनियर सिटीजन वाले केस में। अगर ये फॉर्म भर दोगे तो डिडक्टर तुम्हारा टीडीएस नहीं काटेगा। ये बात ध्यान दो, अगर तुमने खुद की डिक्लेरेशन फाइल कर दी है, क्योंकि बाद में जो भी होगा गवर्नमेंट फिर तुम्हें पकड़ेगी, नहीं तो फिर ये तो टीडीएस काटेगा ना। अब तुमने कहा टीडीएस मत काटो, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तुम इन 6 केस में डिक्लेरेशन फाइल करके दे दोगे तो ये तुम्हारा टीडीएस नहीं काटेगा। बस ये पर ध्यान दो। बट 197A में 197 में क्या होता है? पहले डिडक्टी इसके पास जाएगा, सर्टिफिकेट लेके आएगा, ये सर्टिफिकेट इनकम टैक्स ऑफिसर को जमा कराएगा, सॉरी डिडक्टर को जमा कराएगा, फिर डिडक्टर इसका टीडीएस नहीं काटेगा, या अगर काटेगा तो कम रेट से काटेगा। मतलब जो भी उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा ना उसके बेस पर वो काम करेगा। दैट इज सेक्शन नंबर 197। बस ये पर ध्यान दो। तो ये सारे प्रोविजन जो हैं ये टीडीएस में निकल के आते हैं। अब आ जाओ टीडीएस के रेट कौन कौन से हैं। वंशिका ने भाई साहब बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, वंशिका ने बहुत बढ़िया काम किया। देखो वंशिका ने कितना काम आसान कर दिया भाई साहब। वंशिका ने भाई साहब रेट ही बाइफरकेट कर दिए, रेट बाइफरकेट कर दिए भाई साहब वंशिका, बहुत बढ़िया जबरदस्त। देखो जी, अब अगर 194C, 194IA, 194N इसमें टीडीएस है 1% से। अभी देखेंगे ये है क्या
फिर 194 सी, आई, जे और एन में 2% का रेट एप्लीकेबल भी हो सकता है। 194 डी, डी ए, जी, एच, आई बी, एम, इन सब केस में 5% का रेट है। क्या बात है वंशी का। 194 192 कैपिटल ए 3 4 4A आर एल ए, उसके बाद 194 डी, आई, जे, के 10% का रेट एप्लीकेबल है जी। 194 बी, बी ए, बी बी 30% का रेट एप्लीकेबल है। और फिर अदर्स वाले केस में 192, 194 पी और 194 क्यू। 194 क्यू याद है, 194 क्यू में तो क्या था, 194 क्यू में था 0.01%, 0.1% का रेट था। 194 पी में कोई रेट नहीं है, 194 पी एक अलग था। और 192 सैलरी वाले केस में तो जो नॉर्मल स्लैब रेट होते हैं उसी रेट से टीडीएस कटता है, ये 192 है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एक बार फटाफट से, अब यहाँ पे एक बार देख ही लेते हैं कौन कौन से केस में क्या क्या रेट था। ये रेट आपके सामने है, एक बार फटाफट से यहीं से चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक बार चेक करना चाहिए, एक बार यहाँ पे चेक करो, देखो जी सबसे पहला रेट निकल के आ रहा है। पहले केस में 192, याद करो सैलरी वाले केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा जी। उस केस में एग्जम्पशन लिमिट जो होती है वही सेम टीडीएस की लिमिट होती है, और जिस रेट से तुम नॉर्मल टैक्स पे करते हो उसी रेट से टीडीएस काटोगे, तो 192 सैलरी का बिल्कुल बेसिक है। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि बताओ सैलरी पर टीडीएस का रेट क्या है, तो नॉर्मल लिमिट है, नॉर्मल स्लैब रेट है। एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, नॉर्मल लिमिट है। मतलब जो नॉर्मल एग्जाम्पशन लिमिट है ना, वो ये सेम सैलरी वाले केस में एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट निकल क्या रहा है, 192 कैपिटल ए। अब 192 कैपिटल ए में क्या लिखा हुआ है, वो अगर ये निकल क्या रहा है कि अगर आपने प्री मैच्योर विड्रॉ किया, मान लो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, याद करो मैंने कहा था ईपीएफ का पैसा, अगर आपने मैच्योरिटी से पैसे पहले निकाल लिया तो फिर 50,000 तक अगर निकाला कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 से ऊपर अगर निकालोगे 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाले केस में क्या था, अगर इंटरेस्ट याद है कुछ, हेलो भाई साहब ओए इधर याद बताओ मेरे को, बताओ आप बताओ सर, मैं नहीं बताऊंगा आप बताओगे। याद करो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बॉन्ड 8% वाला या 7.75% वाला अगर टैक्स सेविंग बॉन्ड है तो फिर इंटरेस्ट कितना 10,000 तक की लिमिट होती है, 10,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 के बाद कटेगा। फिर अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट है तो डिवेंचर वाले केस में लिमिट होती है 5,000 रुपए की, और अगर इनको छोड़ के कोई अदर इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर गवर्नमेंट कहती है वहां पे लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है, स्टार्टिंग से ही टीडीएस कटेगा। ये 193 के अंदर लिखा हुआ था। फिर 194 डिविडेंड वाला है। अब डिविडेंड अगर कैश में है तो कैश में स्टार्टिंग से कटेगा, अगर कैश में नहीं है तो 5,000 तक डिविडेंड एग्जम्प्ट है, 5,000 के बाद टीडीएस कटेगा 10% के रेट से, ये 194 निकल के आता है। अगला पॉइंट फिर निकल गया था 194 ए। अब 194 ए में क्या था, इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब एफडी का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग का इंटरेस्ट हो गया, लोन का इंटरेस्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात देख, नॉर्मल केस में 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट जो है ना वो कम हम क्या बोलेंगे एग्जम्प्ट है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए की लिमिट यहां पे एप्लीकेबल होगी अगर सीनियर सिटीजन है, ठीक है। बट अगर तेरा इन केस यहां पे कवर नहीं हो रहा तो फिर इंटरेस्ट की लिमिट जो है वो 5,000 रुपए की लिमिट है, 5,000 के बाद टीडीएस काटना पड़ेगा अगर तेरा केस ऊपर वाले केस में कवर नहीं हो रहा। सर ऊपर वाले केस में क्या है, ऊपर वाले केस में ये है अगर तुझे इंटरेस्ट पे कर रही है बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, अगर यहां से इंटरेस्ट आ रहा है तब रेट ये सेम है। लोन वाले केस में चेक करो, लोन वाला केस यहां पे कवर नहीं है, तो अगर लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है तो 5,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी, बस ये पर ध्यान देना। और एक बात आपको मैंने कल और भी लिखवाया था, अगर एक बैंकिंग कंपनी मान लो इंटरेस्ट दे रही है, अगर ये इंटरेस्ट मिल भी बैंकिंग कंपनी को रहा है, मतलब बैंक को इंटरेस्ट अगर दोगे या एलआईसी वालों को अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो 194 ए में तुम्हारा टीडीएस कटता ही नहीं है। ये पॉइंट हमने कल वाली क्लास में किया था, याद आ रहा आपको, मैंने कहा था याद करो। जब एग्जाम्पल था यूको बैंक वाला, अब अगर यूको बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो यूको भी एक बैंक है, तो बैंक वालों को अगर इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो 194 कैपिटल एप्लीकेबल ही नहीं होगा, उस केस में टीडीएस काटने की बात ही नहीं होगी। ये पॉइंट हमने लास्ट वाली क्लास में किया था, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जी, अगला पॉइंट आ रहा है 194 बी। अब 194 बी में क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। याद करो लॉटरी वाले केस में 10,000 की लिमिट है और 10,000 के बाद टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 30% के रेट से। आपको कई बार मैंने कहा था आपको कई बार नेट इनकम दी होती है, अब अगर इनकम नेट ऑफ टीडीएस दी है तो क्या ग्रोस इनकम निकाल सकते हो? सोच के बताओ, अगर इनकम नेट ऑफ टीडीएस दी है तो क्या ग्रोस इनकम निकाल सकते हो? यस। अब ग्रोस इनकम कैसे निकालोगे, मान लो लॉटरी की इनकम दी है 70,000, 70,000 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई 100, तो 1 लाख रुपए की रॉयल्टी की इनकम निकल के आएगी, सॉरी लॉटरी की इनकम निकल के आएगी। इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। आगे
अगला 194BA, यार है ऑनलाइन गेम्स वाला, यार है ड्रीम 11 हो गया, और कई सारी ऑनलाइन गेम्स होती हैं, तो अगर तुम इससे इनकम कमा रहे हो उस केस में भी टीडीएस कटेगा 30% के रेट से, दैट इज 194BA। फिर अगला आ रहा है 194BB। अब 194BB वाले केस में क्या था, हॉर्स रेस। हॉर्स रेस वाले केस में भी 10,000 की लिमिट होती है, 10,000 तक नो टीडीएस, और अगर 10,000 के बाद है 30% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा, दैट इज 194BB। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा था 194C। आप चेक करो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे। 194C में कॉन्ट्रैक्टर की बात होती है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कवर होगा, यहाँ पे सेल कवर नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, एडवर्टाइजमेंट का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, या मान लो कोई भी बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पर गवर्नमेंट अगर पेमेंट है, अगर सिंगल पेमेंट है 30,000 तक की है, टीडीएस नहीं काटना। फिर अगर मान लो 20-20 करके पेमेंट की, तो अगर एग्रीगेट पेमेंट अगर 1 लाख तक की है, टीडीएस नहीं काटना। अगर एग्रीगेट पेमेंट अगर 1 लाख से ऊपर हो जाती है, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट से नहीं, अगर सामने वाला पेई इंडिविजुअल है या एचएफ है तो 1% के रेट से, अगर सामने वाला पेई इंडिविजुअल एचएफ नहीं है तो 2% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो सामने वाला अगर इंडिविजुअल है या एचएफ है तो 1% के रेट से, अगर सामने वाला इंडिविजुअल एचएफ नहीं है तो 2% के रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ये 194C में निकल के आता है। बट एक पॉइंट मैंने और बताया था, याद आ रहा है, ट्रांसपोर्टर वाला। ट्रांसपोर्टर वाला सर, ट्रांसपोर्टर वाला सर, वो तो कल की बात थी ना। कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम अपनी प्रेम कहानी, कल की बात छोड़ो, कल की बात पुरानी। वाह भाई वाह, क्या बात है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। याद करो नालायकों, ट्रांसपोर्टर वाले केस में क्या था, अगर तुम्हारे पास 10 तक ट्रक हैं और तुमने पैन कार्ड जमा करवा दिया है और तुम्हारा काम फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिज का है, तो उस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है 194C में। ये पॉइंट हमने कल वाली क्लास में किया था, याद कर लो। आगे देखो फिर अगला पॉइंट क्या आ रहा है, 194D। अब 194D हमारा है इंश्योरेंस कमीशन। अगर तुम्हें कमीशन मिल रहा है इंश्योरेंस से तो 15,000 तक कमीशन वाले केस में लिमिट 15,000 रुपए की है। 15,000 तक टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वैल्यू 15,000 से ऊपर की है तो 5% टीडीएस काटना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट निकल कह रहा है 194DA। याद करो एलआईसी, एलआईसी वाले केस में लिमिट कितनी है, 1 लाख की। 1 लाख तक नो टीडीएस, 1 लाख के बाद 5% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा, दैट इज 194DA। अगला आ रहा है 194G। 194G में क्या है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी। यहां पर भी लिमिट कितनी है, 15,000। रेट क्या है, 5%, वही सेम निकल के आ रहा है। फिर कमीशन ब्रोकरेज, यहां पर भी लिमिट कितनी है, 15,000। और फिर किस रेट से कटेगा, 5% के रेट से टीडीएस कटेगा, दैट इज 194H। फिर अगला आ रहा है 194I। अब 194I में क्या है, रेंट है। अगर आप रेंट पे करोगे पूरे साल का 2,40,000 से ऊपर, तो अगर रेंट प्लांट मशीनरी का है तो टीडीएस का रेट 2% है। अगर लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर का है, रेट आपका 10% है। और इंडिविजुअल एचएफ टीडीएस तभी काटेंगे अगर उनका ऑडिट कंपलसरी होगा, नहीं तो वो टीडीएस काटने के लायबल नहीं होंगे। ये बात यहां पे लिखी हुई है। अगला फिर आ रहा है 194IA। 194IA में क्या लिखा हुआ, याद करो, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, उसका कंसीडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस कटेगा। किस वैल्यू पर, जो कंसीडरेशन और एसडीवी इनमें से जो भी हायर होगा, उस हायर वैल्यू पर टीडीएस काटना पड़ेगा 1% के रेट से, दैट इज 194IA। ये पॉइंट यहां पे निकल के आता है। अगला पॉइंट आ रहा है 194IB। 194IB में क्या था, अगर कोई इंडिविजुअल एचएफ जिनका ऑडिट कंपलसरी नहीं है, वो रेंट पे कर रहे हैं, अगर पूरे महीने का रेंट 50,000 से ज्यादा है तो वो टीडीएस काटेंगे 5% के रेट से। बट अगर 50,000 तक का रेंट है पूरे महीने का, तो उस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज 194IB। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट फिर निकल कर 194J। याद करो, प्रोफेशनल फीस हो गया, टेक्निकल फीस हो गया, रॉयल्टी हो गया। 30,000 तक है नो टीडीएस, 30,000 से ऊपर है तो फिर टीडीएस का रेट क्या है, अगर कॉल सेंटर है 2%, अगर कॉल सेंटर है तो 2%। फिर इन केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी वाले केस में कितना 2% है। बाकी नॉर्मल प्रोफेशनल फीस वाले केस में कितना है जी, आपका 10% से टीडीएस कटेगा, बस ये पर ध्यान दो। और एक बात और सुनना, डायरेक्टर सिटिंग फीस, अगर डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिल रही है उस केस में कोई भी 30,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। ये बात हमने जब कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, वहां पर एक क्वेश्चन भी था कि डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिली है 19,000 रुपए की, टीडीएस काटना पड़ेगा स्टार्टिंग से, वहां पे कोई 30,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज 194J। अगला पॉइंट फिर 194K, ये तो यूनिट्स वाला है, 5,000 की लिमिट यहाँ पे थी। फिर 194LA मेन है। LA के अंदर था कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर की है, अब कंपलसरी एक्विजिशन के बदले में तुम्हें कंसीडरेशन मिल रहा है और वो कंपलसरी एक्विजिशन की वैल्यू मान लो 2.5 लाख से ज्यादा की है,
भाई जो तुम्हें एग्रीगेट अमाउंट मिल रहा है वो 2.5 लाख से ऊपर का है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 10%, दैट इज 194 LA कंपल्सरी एक्विजिशन अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट निकल के आ रेडी 194M। 194M में क्या था, अगर आप पेमेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टर को, कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहे हो या प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो, कौन पे कर रहा है, इंडिविजुअल एचएफ। कौन से इंडिविजुअल, जिनका ऑडिट कंपलसरी नहीं है। तो फिर 50 लाख से अगर ऊपर पेमेंट होगी तो 5% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। 194M ये बात कहना चाहता है। अगला फिर आ रहा है 194N, कैश विड्रॉल वाला। याद है कैश विड्रॉल में क्या था, कैश विड्रॉल वाले केस में क्या लिमिट निकल के आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में 3 करोड़ की लिमिट है, नॉर्मल केस में 1 करोड़ की लिमिट है। अगर आपने ऊपर 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉ किया तो जितना 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉ किया है उसका टीडीएस काटना पड़ेगा 2% के रेट से। ये बात ध्यान दो। और आपको मैंने कल ही कहा भी था, एक तो 194N, एक तो 194N और एक 194Q, इन दोनों में टीडीएस कटेगा एक्सेस वैल्यू पे। बाकी जो भी सेक्शन होंगे ना वहां सारी की सारी वैल्यू पर टीडीएस कटेगा। ये पॉइंट हमने वहां पे क्लियर किया था। तो 194N में एक्सेस वैल्यू पर कटेगा जी। तो जितनी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ की है उस वैल्यू पर टीडीएस कटेगा 2% वाले रेट से। बट अगर आपने रिटर्न भरने में डिफॉल्ट किया है तो फिर ये 1 करोड़ रुपए की लिमिट या 3 करोड़ की लिमिट नहीं होगी, फिर 20 लाख की लिमिट होगी। 20 लाख तक नो टीडीएस, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कटेगा 2%। फिर आपका 1 करोड़ के बाद जो होगा फिर आपका 5% के रेट से टीडीएस कटेगा। ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कल वाली क्लास के अंदर। अगला पॉइंट आ रहा है फिर 194P। अब 194P के अंदर क्या था, 194P ये निकल के आता है, मान लो कोई सीनियर सिटीजन है, अब उसका एक बैंक में खाता है, उस बैंक से पेंशन आ रही है, उसी बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा था अगर तुम डिक्लेरेशन फाइल कर दोगे कि बैंक तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारी रिटर्न भरे और टैक्स पे कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 194P में बैंकों को यह बोला गया कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उसका पेंशन है और उसी बैंक से तुम्हारा कोई इंटरेस्ट आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं है, तो तुम उनके बिहाफ पे रिटर्न फाइल करोगे, तुम टैक्स पे करोगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न फाइल करने की नहीं है। ये 194P निकल के आता है। देखो ये सारी बात। बट एक बात यहाँ पे स्पेशल पॉइंट था कि सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे सीनियर सिटीजन 60 साल या उससे ऊपर वाले नहीं है, जिनकी एज 75 ईयर या उससे ऊपर होगी वो सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में कवर होंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे ये बात कहना चाहती है। ठीक है जी। उसके बाद चक्कर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, फिर 194Q, ये इंपॉर्टेंट है। 194Q में क्या था, 194Q में था कि अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया और बायर की जो टर्नओवर है, जो बायर की टर्नओवर है वो टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बायर की, सेलर की नहीं कह रहा, अगर बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और पेमेंट 50 लाख से ऊपर करनी है, तो जितनी पेमेंट 50 लाख से ऊपर है उसका 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है 194Q। एक बार दोबारा बोलो 194Q में क्या था, 194Q में निकल के आ रहा है अगर आपने गुड्स परचेज की है और बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और पेमेंट जो करनी है 50 लाख से ऊपर करनी है, तो बायर टीडीएस काटेगा किस रेट से, 0.1% के रेट से। कितनी वैल्यू पर, जितनी वैल्यू 50 लाख से ऊपर होगी उस वैल्यू पर 0.1% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। दैट इज 194Q। अगला पॉइंट फिर निकल कर 194R। अब 194R इज द लास्ट सेक्शन। 194R में क्या था कि अगर आप परक्यूसिट पे कर रहे हो, किसी को बेनिफिट पे कर रहे हो, अगर वो परक्यूसिट और बेनिफिट 20,000 तक का है तो टीडीएस नहीं काटना। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बन सकता है। तो बहुत ध्यान सुनना, 194R में क्या है, अगर आपने बेनिफिट पे किया, परक्यूसिट पे किया, उसकी वैल्यू 20,000 तक की है, टीडीएस नहीं काटना। अगर वैल्यू 20,000 से ऊपर होगी तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 10%। तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि यार वैल्यू है, बेनिफिट है, अगर मान लो मनी फॉर्म में, नॉन मनी फॉर्म में 20,000 तक की वैल्यू है, नो टीडीएस। अगर 20,000 से ऊपर की है उस केस में 10% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। दैट इज 194R। ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद 206AA हो चुका है, 206A भी मैंने आपको बता दिया। फिर ये देखो आपका टीसीएस के रेट याद है, टीसीएस वाले रेट क्या थे, टीसीएस वाले केस में लीकर पर 1% टीसीएस कटता है। अच्छा टीसीएस कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमने कल डिटेल में समझा था। टीसीएस, अब टीडीएस और टीसीएस में क्या फर्क होता है, टीडीएस लगता है नॉर्मली बायर के ऊपर, जो पेमेंट करता है वो टीडीएस काटता है। टीसीएस में क्या होता है, जो पेमेंट सामने से रिसीव करता है वो टीसीएस कलेक्ट करता है। तो टीसीएस कॉन्सेप्ट नॉर्मली किसके ऊपर लगता है, सेलर के ऊपर, और टीडीएस किस पे लगता है, बायर के ऊपर। तो ये बात कर रहे हैं सेलर की, सेलर जब शराब बेचेगा तो जब सामने वाले से शराब की वैल्यू लेगा उस वैल्यू के साथ में टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। ये बात वो कर रहे हैं जी। देखो तेंदू लीव्स 5%, टिम्बर 2.5% हो गया, और यहां पर भी 2.5% है, स्क्रैप में 1% है, मिनरल के अंदर 1% है। ठीक है। फिर एक स्पेशल पॉइंट यहां पे था कि अगर आपने ज्वेलरी, सॉरी मोटर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल अगर सेल किया 10 लाख से ऊपर की,
तो टीसीएस काटना पड़ेगा 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। ठीक है जी। और यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है आपका, यहाँ पे मैंने बताया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ 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 कहाँ, यहाँ पे, हाँ देखो, अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से ऊपर की है, थोड़ी 10 लाख तक की है, और यहाँ पे 50 लाख तक भी उसकी सेल है, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा था उस केस में ना टीडीएस कटेगा ना टीसीएस की बात होगी। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। फिर एक पॉइंट मैंने कहा था कि अगर मान लो 10 लाख तक है मोटर व्हीकल की सेल वैल्यू, बट ये 50 लाख से ऊपर है, तो फिर 194 क्यू में टीडीएस कटेगा, और जहां टीडीएस कटेगा वहां पर टीसीएस के प्रोविजन जो होंगे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। बस ये पर ध्यान दो। देखो पेपर के अंदर बनता 1 या 2 नंबर का है, ठीक है, बट मैंने कहा ना एक या दो नंबर भी कई बार भारी पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको रेट, आपको मैंने कहा था याद करने का तरीका क्या होता है, आपने वैसे रेट याद करने स्टार्ट किए हैं, मैंने कहा था ना बाइफरकेट कर लो, टोटल, डिडक्शन और टीडीएस, ये 2 चैप्टर है जहां पे रेट याद करने हैं। मैं इतनी मर्जी बार तुम्हें बोल दूंगा, तुम्हें याद नहीं होंगे जब तक तुम खुद याद नहीं करोगे। तो प्लीज आप मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिडक्शन टीडीएस का टोटल कर लो, मान लो 50 चीजें हैं, 50 रेट याद करने हैं, बाइफरकेट कर लो कि डेली मुझे 10 करने हैं या डेली मुझे 15 करने हैं, जो तुम्हें सही लगते हैं, बस उतने ही करने हैं, उससे ऊपर नहीं करने, उससे कम नहीं करने। आपको देखना 4-5 दिन के बाद ना आपको 90% रेट याद हो जाएंगे, और जहां पे याद हो गए फिर तो काम ही खत्म हो गया जी। तो ये बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। चलो अब यहां पे आ जाओ। अब हमारा टीडीएस का लो जो है अब होता है स्वाहा। ओम त्र्यंबकम सदामय सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, टीडीएस का लो स्वाहा। और चैप्टर हमारे कौन कौन से हो गए? पहला हमने कौन सा कंप्लीट किया? पहला हमने अपना किया डिडक्शन, ओम त्र्यंबकम डिडक्शन स्वाहा, ओम त्र्यंबकम डिडक्शन, डिडक्शन के बाद हमने किया, डिडक्शन के बाद हमने किया अपना एग्रीकल्चर इनकम स्वाहा, ओम त्र्यंबकम रजमहे एएमटी स्वाहा, ओम त्र्यंबकम रजमहे टीडीएस और टीसीएस स्वाहा, ओम त्र्यंबकम रजमहे रिटर्न ऑफ इनकम स्वाहा, ओम त्र्यंबकम रजमहे एडवांस टैक्स। अब यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, इसको भी स्वाहा करेंगे, और फाइनली हमारा इनकम टैक्स बैक। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है जी। तो साथ साथ देखो बुलेट रिवीजन हो गया ना, अच्छा हो गया। तुम्हारा जब भी मन करे उठा ली, फोन पे सुन ली, हेडफोन लगा के सुन ली, कुछ तो दिमाग में घुसेगा, कुछ तो जाएगा ही, कुछ चीजें तो रिकॉल होंगी ना। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ही डम्ब हो जाओगे, कुछ तो याद आएगा ना, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है। और ये आपको बहुत काम आएंगे, अभी नहीं पता, मैंने कहा ना बहुत काम आते हैं सर। एक 1.5 घंटे की जो क्लास होती है ना, उससे रिकॉल बहुत जल्दी होता है। मैं ये नहीं कह रहा समझ का तो मतलब ही नहीं है, इसमें समझ में तो आ ही नहीं सकता, ये समझने वाली क्लास है ही नहीं। मैं खुद ही कह रहा हूं समझने वाली क्लास नहीं है, ये सिर्फ रिकॉल करने वाली क्लास है कि यस हाँ रिकॉल हो रहा है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है जी। चलो हाँ हाँ बिल्कुल यूट्यूब पे डाल दूंगा, बिल्कुल यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है जी। चलो अब फटाफट से आओ जी, अगला पॉइंट पे आओ जी, एडवांस टैक्स, प्री पेड टैक्स और पे एज यू अर्न। अब एक बार यहाँ पे एक बार चेक करना रही। अब अगर बात करूंगा एडवांस टैक्स की, तो एडवांस टैक्स के मैंने कहा था कई सारे नाम है। तो एडवांस टैक्स हो गया, एक आपका हो गया प्रीपेड टैक्स हो गया, एक हो गया पे एज यू अर्न हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? अब यहाँ पर मैंने कहा था एडवांस टैक्स में क्या होता है, देखो वैसे आप क्या करते हो, प्रीवियस ईयर की इनकम जो होती है ना वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, बट एडवांस टैक्स में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना होता है। अब गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में ना तुम खड़े हो जाओ, और खड़े होके तुम इधर देखो कि तुम इस साल में कितनी इनकम कमाओगे। अभी तुमने कमाई नहीं है, तुम इनकम कितनी कमाओगे वो देख लो। जितनी इनकम तुम कमाओगे एस्टिमेटेड इनकम होगी, उस एस्टिमेटेड इनकम पे टैक्स निकाल दो। अब जो टैक्स आएगा उसमें से टीडीएस माइनस कर दो जो तुम्हारा कटना है, फिर बैलेंस जो टैक्स आएगा अगर वो 10,000 से कम है तुम्हें एडवांस टैक्स पे नहीं करना, अगर वो 10,000 या उससे ऊपर है यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है? 4। बट अगर तुम 44 एडी में कवर हो या 44 ए डी ए में कवर हो, 44 ए ही नहीं, 44 ए ही नहीं, 44 एडी या 44 एडी है, सिंगल इंस्टॉलमेंट है। बट अगर इनको छोड़ के हो 4 इंस्टॉलमेंट है। 4 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी है? 15 जून, 15 सितंबर। ठीक है जी। सर रील भी बहुत काम आ रहा, सर रील भी बहुत काम आ रही है। अरे तुम अभी देखो तो सही, अभी तुमने देखा ही कहाँ है? अभी रील भी तुम्हारे काम आएंगी, बुलेट रिवीजन में काम आएंगी, ये सब काम आने वाली चीजें हैं सर। तुम्हें नहीं पता, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। चलो वापिस आओ यार, फिर मैं डिस्टर्ब हो गया। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, आपकी 4 इंस्टॉलमेंट निकल के आ रही है, तो 15 जून आ रही है, 15 सितंबर आ रही है, 15 दिसंबर आ रही है, 15 मार्च आ रही है। पहले कितने परसेंट की है? 15% की। दूसरे कितने परसेंट की निकल के आ रही है? 15 के बाद 45,
फिर निकल के आती है 75 और फिर क्या निकल के आती है 100% की आपकी यहां पे निकल के आती हैं जी। अब एक बार यहां पे आप चेक कर लेना जी। देखो जी एडवांस टैक्स में क्या लिखा हुआ है, एक बार सारे बच्चे यहां पे देखो जी। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, यहां पे इनकम एस्टिमेट करोगे, टैक्स निकालोगे एस्टिमेट इनकम पर, टीडीएस इसमें से माइनस कर दोगे, बैलेंस जो टैक्स बचेगा अगर वो 10,000 से कम है नो नीड टू पे एडवांस टैक्स, नॉर्मल टैक्स पे करो। अगर वो 10,000 है उससे ऊपर है, बट यहां पर एक पॉइंट आता है, अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, एज आपकी 60 साल या उससे ज्यादा की है और तुम्हारी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, तुम्हें एडवांस टैक्स पे नहीं करना। एक बार दोबारा बोलूंगा, अगर तुम इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, एज तुम्हारी 60 साल या उससे ऊपर की है और कोई तुम्हारी बिजनेस की इनकम नहीं है, तुम्हें एडवांस टैक्स पे नहीं करना। बट अगर तुम इसमें कवर नहीं हो, यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। कितनी इंस्टॉलमेंट आती है? 4। अब इंस्टॉलमेंट कौन कौन से देखो रही, पहली इंस्टॉलमेंट आ रही है, अगर 44 एडी या 44 एडीए में नहीं हो तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15, 45, 75, 100%। ये परसेंटेज क्या है? ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब अगर यहां 15 पे कर दिया तो यहां 45 पे नहीं करना, 30 पे करना है। सेम अगर यहां 45 पे कर दिया, यहां 75 पे नहीं करना, यहां 30 पे करना है। अगेन अगर यहां 75 पे कर दिया, यहां 100 पे नहीं करना, बैलेंस पे करना है। ये क्यूमुलेटिव मतलब इतना यहां तक पे हो जाना चाहिए। और अगर तुम 44 एडी या 44 एडीए में कवर होते हो, सिंगल इंस्टॉलमेंट आपकी 15 मार्च की, 100% आपको पूरा का पूरा एडवांस टैक्स यहां पे करना है, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था वैसे 15 मार्च तक एडवांस टैक्स पे करना है। अगर 15 मार्च तक पे नहीं करोगे, 31 मार्च तक पे कर दोगे तो भी उसका हम एडवांस टैक्स ही बोलेंगे, बट इंटरेस्ट तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट डेट 15 मार्च है। 31 मार्च तक वाला भी एडवांस टैक्स ही मानेंगे, बट विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद जी अगर मान लो कोई हॉलीडे है ड्यू डेट के दिन, तो जो भी आपका नेक्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डे होगा उस दिन तुम अपना एडवांस टैक्स पे करोगे। यहां पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहां पे गलती तुम्हारी ही नहीं है। अब छुट्टी थी, तुम क्या करते? ये क्रक्स निकल के आ रहा है, देखो जी यहाँ पे आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे सिंगल इंस्टॉलमेंट है, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, सिंगल इंस्टॉलमेंट 15 मार्च, 44 एडी और 44 एडी वाले केस में, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला पॉइंट हो, अब इंटरेस्ट देखो 234A, 234B और 234C। याद आ रहा है 234A में क्या था? अभी हम पढ़ के आए हैं। 234A में क्या था? अगर आपने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की, रिटर्न लेट फाइल की है, तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर बात करता हूं इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 234B। अब 234B कब लगता है? जो भी आपने एडवांस टैक्स पे किया, अगर वो 90% से कम पे किया, मतलब जो भी तुमने पूरे साल में एडवांस टैक्स पे किया था, अगर वो 90% जो भी तुम्हारा एक्चुअल टैक्स है उसके 90% से कम पे किया था, तो 234B का इंटरेस्ट तुम्हारे हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगा। और 234C कब लगता है? अगर तुम इंटरेस्ट में, अगर तो इंस्टॉलमेंट में डेफरमेंट कर दोगे, उस केस में 234C का इंटरेस्ट तुम्हारे हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर देखो, यहाँ पे 234A में चेक करना, रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, यहाँ पर भी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, यहाँ पर भी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है, यहाँ पे चेक करो। अब यहाँ पे डेफरमेंट कैसे है? 234C में कब लगेगा? अगर जो तुमने एडवांस टैक्स पे किया 15 जून तक, याद है? अगर 15 जून तक एडवांस टैक्स पे किया, वैसे 15% पे करना है, बट यहां पर मैंने कहा था अगर 12% भी पे कर दोगे 234C नहीं लगेगा। तो अगर जो तुमने 15 जून तक एडवांस टैक्स पे किया, अगर वो 12% से कम पे किया तो 234C लगेगा। 12 या उससे ऊपर पे कर दिया 234C नहीं लगेगा। सेम अगर 15 सितंबर तक जो तुमने एडवांस टैक्स पे किया, अगर 36% से कम पे किया, 36% से कम पे किया, तब 234C लगेगा, नहीं तो 234C नहीं लगेगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट आ रही है, अगर 15 दिसंबर तक तुमने एडवांस टैक्स पे किया, अगर 75, यहां पूरा 75 है, अगर 75 से कम पे किया 234C लग जाएगा। और चौथी इंस्टॉलमेंट अगर 15 आपने 100% से कम पे किया तो फिर 234C लग जाएगा। अब दिमाग में बस एक बात आ रही है, 234C या A या B कितने कितने महीने का लगेगा? अब यहां पे चेक करना, पहले एक बार वैल्यू देख लो। वैल्यू, अब वैल्यू क्या आ रही है? असेस टैक्स में से जो TDS कट गया या एडवांस टैक्स पे कर दिया माइनस कर देंगे, इस वैल्यू पे लगेगा। 234B में भी सेम, असेस टैक्स में से TDS एडवांस टैक्स माइनस करके बैलेंस वैल्यू पे लगेगा। 234C में क्या है? जो भी 15% आपका निकल के आ रहा है, कि आपको 15% इतना पे करना चाहिए था और जो आपने एक्चुअल में पे किया 15 जून तक, वो माइनस कर दोगे, इस वैल्यू पे लगेगा। सेम बच्चा कह रहा है सर गलती नहीं हो गई, यहाँ 12% नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। याद करो मैंने क्लास में कहा था 12% हम चेक कर रहे हैं सिर्फ किस लिए? इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा। जब इंटरेस्ट लग जाएगा तो डिफरेंस जो लेंगे 15% के बेस पे लेंगे, मतलब 15% एक्चुअल टैक्स का पे करना चाहिए था, आपने 15 पे किया एस्टिमेटेड का, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, उस डिफरेंस पर 234C की बात हो रही है, बस ये पर ध्यान दो। और यहां पर देखो जी
45% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस में आपने कितना पे किया उस डिफरेंस पे लगेगा। सेम 75% आपका आ रहा है असेस टैक्स का, फिर इसमें से माइनस कर दोगे जो आपने 15 दिसंबर तक पे किया इस वैल्यू पे लगेगा। सेम यहाँ पे 100% है, माइनस कर दोगे इस वैल्यू पर इंटरेस्ट लगेगा जी। अब टाइम क्या होगा, टाइम देखो जी। अब 234A में ड्यू डेट के अगले दिन से लेके जब तक तुम रिटर्न भरोगे ना वहां तक आपका इंटरेस्ट लगेगा, और अगर तुम रिटर्न भरते ही नहीं हो फिर जब तुम्हारी असेसमेंट कंप्लीट होगी वहां तक लगेगा जी। मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रहा है कि ड्यू डेट क्या है, जुलाई या अक्टूबर या नवंबर, तो वहां से अगले दिन से लेके जब तक तुम रिटर्न भरोगे उतने महीने का 234A का इंटरेस्ट लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर ये निकल के आ रहा है जी, अगर मैं बात करता हूं 234B की। अब 234B में अगर 31 मार्च तक एडवांस टैक्स पे कर दिया और वह एडवांस टैक्स 90% है तो फिर तो 234B नहीं है। मतलब फिर 234B कब से लगेगा, 1 अप्रैल से 234B स्टार्ट हो जाएगा। देखो री, फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर अप टू द पेमेंट ऑफ टैक्स, जब तक तुम टैक्स की पेमेंट करोगे वहां तक 234B आपके हाथ में एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जी फिर अगर 234C की बात करूंगा, पहला 3 महीने 3 महीने 3 महीने और 1 महीने का, इस तरह से 234C का इंटरेस्ट आपके हाथ में एप्लीकेबल होगा। इसके मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको मैंने करके दिखाया था किस तरह से प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होती है। एग्जाम में वैसे कभी प्रैक्टिकल इतना बना नहीं है, आपके एग्जाम में रेट बने हैं, आपके एग्जाम में मतलब पूछ सकते हैं, चांसेस थोड़े से कम होते हैं बस, बट आपके दिमाग में फिर भी होना चाहिए कि रेट क्या होता है और टाइम लिमिट क्या होती है, कितने टाइम का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। कई बार वो एग्जाम में टेस्टिंग कर लेता है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद एक बार लास्ट पॉइंट चेक करो, लास्ट पॉइंट क्या निकल क्या रहा है। अब लास्ट पॉइंट ये निकल क्या रहा है, फर्स्ट प्रोविजो टू 234C, कहां कहां पर 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। याद करो मैंने क्या कहा था आपको, एक तो कैपिटल गेन की इनकम तुम एस्टिमेट नहीं कर सकते, डिविडेंड की इनकम तुम एस्टिमेट नहीं कर सकते, कैजुअल इनकम तुम एस्टिमेट नहीं कर सकते, और अगर तुम्हारा नया बिजनेस कमेंस हुआ है तुम इनकम एस्टिमेट नहीं कर सकते। इन केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है तुम्हें स्टार्टिंग में इनकम एस्टिमेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी इनकम ऐसी हैं जो तुम एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, डिविडेंड, कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम या नया बिजनेस कमेंस हुआ है तो फिर क्या करना है, इन इनकम पे एडवांस टैक्स नहीं पे करना, इनको छोड़कर बाकी पर पे करना है। फिर जैसे ही ये इनकम इन द मिडल ऑफ ईयर अराइज होंगी उस पे जो टैक्स निकलेगा अगली इंस्टॉलमेंट पर वो देना पड़ेगा, नहीं पे करोगे फिर 234C आपको लग जाएगा जी। याद है मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, यहां पे खड़े होके जब तुम इनकम एस्टिमेट करोगे ना तो सारी इनकम एस्टिमेट करना इन इनकम को छोड़कर, डिविडेंड हटा दो, कैपिटल गेन हटा दो, कैजुअल हटा दो, ठीक है, एस्टिमेट करो, एडवांस टैक्स पे करो, इंस्टॉलमेंट 4। अगर मान लो तुम्हें यहां पे कैपिटल गेन आ गया तो जो भी उस पर टैक्स बनेगा अगली इंस्टॉलमेंट जो बनेगी उतना एडवांस टैक्स तुम्हें अगली इंस्टॉलमेंट पे पे करना होगा, तो 234C का इंटरेस्ट गवर्नमेंट करिए हम माफ कर देंगे, क्योंकि इन केस में तुम स्टार्टिंग में एस्टिमेट नहीं कर सकते थे। तो ये 4 केस ऐसे हैं जो तुम स्टार्टिंग में एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, इन चारों पर 234C का इंटरेस्ट हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे, बात ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली अब जाके हमारा एडवांस टैक्स जो है, अब जाके हमारा स्वाहा ओम बतनम कमयाजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनाम गुरुवारोग्य वंदनाम। पहला हमने कौन कौन सा चैप्टर खत्म किया जी, देखो पहला हमने खत्म किया जी, हमने खत्म किया जी डिडक्शन त्र्यंबकम स्वाहा हुआ। फिर डिडक्शन के बाद ओम बतनम कमयाजामहे अपना हमने एग्रीकल्चर इनकम स्वाहा, ओम बतनम कमयाजामहे अपना AMT स्वाहा, ओम बतनम कमयाजामहे TDS TCS स्वाहा, ओम बतनम कमयाजामहे रिटर्न ऑफ इनकम स्वाहा, ओम तरम है एडवांस टैक्स स्वाहा। क्या रॉकेट की स्पीड से बड़े हैं, ओ माय गॉड क्या बात है, इतनी स्पीड से तो रॉकेट भी नहीं चलता होगा। आप देखो मेरे ख्याल से आई थिंक 1.5 घंटा ही हुआ होगा शायद, 1.5 घंटे में हमने 5 चैप्टर सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज कर लिया। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत या परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, हाँ बिल्कुल जी, पूरा का पूरा DT स्वाहा, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलो जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना परसों से, फिर अपना GST हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर बैच अपना मस्त तरीके से। अब जितना आपको इसमें मजा आया उससे कई गुना ज्यादा हमारा GST के अंदर आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि खून तन मन धन में से ना आपके मैंने टैक्स निकाल दिया, सोए अगर तुम टैक्स ना बोलने लग गए ना तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा ही नहीं है। नचवा दूंगा तुम्हें, आप बहुत मजा आने वाला है, ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो जी, तो फाइनली फिर अब चलते हैं और ठीक है जी, फिर अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।
और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और जिन जिन बच्चों ने फीडबैक नहीं दिया, एक बार फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, दंडवत प्रणाम करके निवेदन करूंगा, आपका वो एक मैसेज होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है तहे दिल से, जो भी आपके दिल में आए, अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, कुछ भी आए, वो आपने जरूर शेयर करना है। बस ये बात ध्यान दो, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, मैसेज हो, वो आपकी मर्जी है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। कल आपकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है ना, मतलब कल रेगुलर बैच की आपकी छुट्टी रहेगी, कल आपकी कोई क्लास नहीं है। और फिर परसों से हम अपना जीएसटी स्टार्ट करेंगे नई एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है ना, हम नई ऐप पर अपना जीएसटी स्टार्ट करेंगे, ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, लोट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू जी।